हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। आज हम लोग यूनिट फोर्थ का पार्ट फोर्थ करेंगे, जो कि है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं कंफर्म करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें फिलर फॉर्म, और मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अलीम 10 रेफरल कोड है, आपको स्पेस नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 4 आज हम लोग को करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है जजमानी सिस्टम, जजमानी व्यवस्था। जजमानी सिस्टम इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्डर। तो जजमानी सिस्टम को रूरल इकोनॉमी का बैकबोन और रूरल सोशल ऑर्डर का बैकबोन माना जाता है। ठीक है, रूरल इकोनॉमी और रूरल सोशल ऑर्डर का बैकबोन माना जाता है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था रूरल इकोनॉमी का या रूरल सोसाइटी का। ठीक, रूरल सोसाइटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था जजमानी सिस्टम, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जजमानी व्यवस्था को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ठीक, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी ग्रामीणों के लिए, क्योंकि ग्रामीण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए जजमानी सिस्टम को, जजमानी व्यवस्था को माना जाता है। इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशनल ऑब्लिगेशन। ये क्या था? ये सिस्टम था ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशनल ऑब्लिगेशन, मतलब कि ट्रेडिशनल तौर पे ऑक्यूपेशन ट्रांसफर किया जाता था और उसी ऑक्यूपेशन को वो कंटिन्यू करते थे। इन रूरल इंडिया जजमानी सिस्टम इज वेरी मच लिंक विद कास्ट सिस्टम। रूरल इंडिया में ज़्यादातर जजमानी सिस्टम जो है वो कास्ट सिस्टम से जोड़ दिया गया। रूरल इंडिया में जो जजमानी सिस्टम था उसको लिंक कर दिया गया था, किससे? कास्ट सिस्टम से। ये पारंपरिक व्यावसायिक दायित्वों की एक प्रणाली है। ग्रामीण भारत में जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था से बहुत अधिक जुड़ी हुई है। ठीक, तो ये पारंपरिक व्यावसायिक दायित्व की एक प्रणाली होती है, यानी कि पारंपरिक तरीके से आपको एक व्यावसायिक दायित्व दिया जाता है। ठीक, और ग्रामीण व्यवस्था में ये सिस्टम जो है ज़्यादातर किससे जोड़ा जाता था? ये ज़्यादातर कास्ट सिस्टम से, यानी कि जाति व्यवस्था से जोड़ा जाता है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आती है, बहुत वैकेंसी आ रही है सोशोलॉजी से रिलेटेड। अभी रिसेंटली वैकेंसी आई थी राजस्थान की। ठीक, तो वैकेंसीज आती हैं लगभग हर स्टेट में। जब जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे सोशोलॉजी की वैकेंसी जरूर होती है। डेफिनेशन ऑफ जजमानी सिस्टम। जजमानी व्यवस्था की परिभाषा क्या है? द जजमानी सिस्टम इज अ पेक्यूलियरिटी ऑफ इंडियन विलेज। पेक्यूलियरिटी किसको कहते हैं?
फीचर कहते हैं, जिसको कहते हैं फीचर या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। इंडियन विलेज की एक तरह की फीचर या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जजमानी सिस्टम है। अगर आप इंडियन विलेज की बात करते हैं तो आप इनडायरेक्टली जो है आप ये बताते हैं कि वहाँ पे जजमानी सिस्टम होगा। ठीक, तो जजमानी सिस्टम इज अ पेक्यूलियरिटी ऑफ इंडियन विलेज। जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव की एक विशेषता है। तो भारतीय गांव की विशेषताएं जो है उनमें एक जजमानी सिस्टम भी है, उनमें एक जजमानी सिस्टम जजमानी व्यवस्था भी है। A person by whom a Brahmin is hired to perform religious services। एक पर्सन जिसके जरिए जो है एक ब्राह्मण को हायर किया जाता है, क्या करने के लिए? रिलीजियस सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को पंडित लोगों को बुलाया जाता था कुछ रिलीजियस कार्यक्रम जो होते थे उसके लिए। ठीक है, तो अ पर्सन बाय whom, एक पर्सन जिसको जिसके द्वारा जो है ब्राह्मण को हायर किया जाता था रिलीजियस सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए। हैंस अ पैट्रॉन अ क्लाइंट। ठीक, उनको पैट्रॉन या क्लाइंट कहा जाता है। ठीक, तो एक पैट्रॉन होते हैं, पैट्रॉन कौन हुआ? जो हायर कर रहा है दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और क्लाइंट क्या है? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो ये वेबस्टर डिक्शनरी के डेफिनेशन है। एक व्यक्ति जिसके द्वारा एक ब्राह्मण को धार्मिक सेवाओं को करने के लिए काम पर रखा जाता था, इसलिए एक संरक्षक संरक्षक एक ग्राहक, वेबस्टर डिक्शनरी में ये बताया गया कि वो एक संरक्षक के तौर पे या एक ग्राहक के तौर पे ये व्यवस्था होती है। संरक्षक कौन? जो सर्विस ले रहा है, और ग्राहक जो सर्विस दे रहा है। एन.एस. रेड्डी किस तरह से डिफाइन करते हैं जजमानी सिस्टम को? एन.एस. रेड्डी कहते हैं द सर्विस रिलेशन which are governed by a hereditary tenure are called जजमानी प्रजा रिलेशन, जजमान प्रजा रिलेशन। तो एक ऐसा सर्विस रिलेशन जो गवर्न हो हेरिडेटरी टेन्योर से। हेरिडेटरी टेन्योर मतलब कि आ, ये जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। पहले जो जजमान के जो कामिन हुआ करते थे, वो कामिन जो है, कामिन का बेटा कामिन ही होगा और उसी जजमान का होगा, उस जजमान के बेटे का हो जाएगा, फिर उसका बेटा जो है उस जजमान के बेटे का हो जाएगा। इसी तरह से ये एक हेरिडेटरी टेन्योर के तौर पे चलता रहता है। तो इसको एन.एस. रेड्डी ने जजमान प्रजा रिलेशन के नाम से डिफाइन किया। ठीक, जजमान प्रजा रिलेशन के नाम से डिफाइन किया। कामिन्स आर आल्सो नोन एज प्रजा। तो यहाँ पे प्रजा किसको कहा गया है? कामिन्स को कहा गया। कामिन्स आर आल्सो नोन एज प्रजा। एन.एस. रेड्डी क्या कहते हैं? सेवा संबंध जो एक वंशानुगत कार्यकाल द्वारा शासित होता हो। तो ऐसा सेवा संबंध जो एक वंशानुगत कार्यकाल द्वारा शासित होता हो, मतलब कि वंश से वंश जो है ये ट्रांसफर होता हो वो कार्यकाल। तो ऐसी सेवा कि उसका पहले जो है फादर अगर कर रहा है, मतलब उसका पिता कर रहा है किसी जजमान की सेवा, उसके डेथ के बाद उसका बेटा करेगा उसी जजमान की सेवा, जजमान की डेथ हो गई तो उसकी बेटे की सेवा करेगा। इसी तरह से ये वंशानुगत होता है। तो वंशानुगत कार्यकाल इसमें शामिल होता है। ठीक, तो ऐसे व्यवस्था को एन.एस. रेड्डी ने क्या कहा है? जजमान प्रजा संबंध कहा है। ठीक, जजमान प्रजा संबंध कहा है। कामिन को प्रजा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रजा का जो वर्ड है वो कामिन से ही बताया है। कामिन को जो है कहीं कहीं पे प्रजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये एन.एस. रेड्डी की डेफिनेशन है जजमानी सिस्टम की, जिसको उन्होंने जजमान और प्रजा के तौर पर डिफाइन किया। ऑस्कर लेविस कैसे डिफाइन करते हैं? ऑस्कर लेविस कैसे डिफाइन करते हैं जजमानी सिस्टम को? अंडर दिस सिस्टम each caste group within a village is expected to give certain standardized services to the families of other caste। तो ये कहते हैं कि हर कास्ट ग्रुप जो है ये क्या करता है, एक विलेज में हर कास्ट ग्रुप एक विलेज में उससे एक एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो कुछ स्टैंडर्डाइज सर्विसेज प्रोवाइड करेगा दूसरी कास्ट के फैमिलीज को, दूसरे कास्ट के फैमिलीज को। जैसे एक लोहार है, ठीक, तो वो क्या है दूसरे कास्ट को जो है लोहे से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो करके देगा। ये स्टैंडर्डाइज हो गया। जो बढ़ई होगा वो लकड़ी से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो करके देगा। ऐसी जो पंडित होगा वो क्या करेगा? जो पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें होंगी, सर्विसेज होंगी, वो करके देगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कास्ट दूसरे कास्ट को सर्व कर रही है। इसमें बस ये होता है कि कोई कामिन होता है, कोई पैट्रॉन होता है, और कोई जो है
क्लाइंट होता है, कोई कामिन होगा, कोई जजमान होगा। ठीक, तो कुछ भी चलता रहता है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक कास्ट के लोग जो है दूसरे कास्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कास्ट के लोग दूसरे कास्ट को तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके रिटर्न में जैसे एक बढ़ई है, बढ़ई अगर लकड़ी का काम कर रहा है सारे सारे कास्ट के लोगों के लिए, जिसका भी वो कामिन है उनके लिए, तो उल्टा वो लोग क्या करते हैं, उनको जो है जो रिलीजियस सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे, या और भी चीज़ें जो और उसके अदर काम होंगे वो सब वही लोग करते हैं या अदर कास्ट के लोग करते हैं। एक तरह से इंटरडिपेंडेंट होते थे एक दूसरे से। ऑस्कर लुइस क्या कहते हैं, इस प्रणाली के तहत एक गांव के भीतर प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों को कुछ मानकीकृत, मानकीकृत क्या होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, कुछ मानकीकृत। जैसे अगर बढ़ई है तो लकड़ी वाले काम नहीं करेगा, लोहार है तो लोहे वाला ही काम करेगा, सेवाएं देने की अपेक्षा की जाती है। ठीक, तो एक जाति के समूह जो है दूसरी जाति के परिवारों को क्या करते थे, सेवाएं देते थे। इसी को ऑस्कर लुइस ने क्या कहा है, जजमानी सिस्टम के तौर पे डिफाइन किया। ईच वन वर्क्स फॉर सर्टेन फैमिली, हर कोई जो है कुछ फैमिली के लिए काम करता था। सर्टेन फैमिली, यहाँ पे वन फैमिली नहीं दिया हुआ, सर्टेन फैमिली मतलब ऐसा नहीं है अगर कॉमन एक जगह का है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही फैमिली का कॉमन होगा, वो और भी फैमिली का हो सकता है, एक से ज्यादा फैमिली का हो सकता है। ठीक, आ ग्रुप ऑफ फैमिलीज या ग्रुप ऑफ फैमिलीज, सर्टेन फैमिलीज आर ग्रुप ऑफ फैमिलीज विद होम ही इज हेरिडेटरी लिंक, जिससे भी वो हेरिडेटरी लिंक रखता हो उन सबको वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक फैमिली का ही कामिन होता है, बल्कि वो बहुत सारी फैमिली का भी कामिन हो सकता है। प्रत्येक निश्चित परिवार या परिवारों के समूह के लिए काम करता है। तो जो कामिन होता है यानी कि जो प्रजा होता है वो क्या करता है, प्रत्येक निश्चित परिवार या परिवारों, तो वो निश्चित होते हैं, चाहे परिवार हो चाहे परिवार हो। ठीक, चाहे एक परिवार हो चाहे एक से ज्यादा परिवार हो, उन सबके परिवारों को ये क्या करता है, सेवा प्रदान करता है, जिसके साथ वो वंशानुगत रूप से जुड़ा होता है, जिसके साथ वो क्या है, वंशानुगत रूप से जुड़ा होता है। ठीक, तो ये एडवांटेज ऑफ जजमानी सिस्टम क्या है, सिक्योरिटी ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, पीसफुल लिविंग। तो जजमानी सिस्टम के एडवांटेज क्या है, पहले तो सिक्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, आपकी ऑक्यूपेशन की सिक्योरिटी होती है। जैसे आप जॉब कर रहे होते हैं, आपकी जॉब कब छीन जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जब एक जजमान और कानून का रिलेशन बन गया तो वो हमेशा रहेगा और वंश से वंश तक रहेगा। एक बच्चा पैदा हुआ तो उसकी से पहले से जॉब फिक्स है, उसका ऑक्यूपेशन पहले से फिक्स है कि वो क्या करेगा। ठीक, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, पैसे की कोई टेंशन नहीं होती है, वो जजमान सब पूरा करके देता है। ठीक, क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, अब जजमान और कानून के बीच में क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, बहुत ही घनिष्ठ रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। पीसफुल लिविंग, अब इसके जरिए क्या है, लोग बहुत पीसफुली अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो एडवांटेज ऑफ जजमानी सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन की सिक्योरिटी होती है, जिसमें मतलब आपको ऑक्यूपेशन ढूंढना नहीं होता है, काम धंधा ढूंढना नहीं होता है, वो फिक्स होता है कि आपको क्या करना है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, जजमान सारे काम जो है पूरा करके देता है आपका, जो भी इकोनॉमिक नीड होती है वो सब जजमान ही पूरा करके देता है। क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप जो है बहुत इंटीमेट होती है, बहुत क्लोज होती है जजमान और कामिन के बीच में। एक पीसफुल लिविंग, अब इतना ऐसा सिस्टम होता है कि लोग पीसफुली जीते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। जजमान जो है वो सर्विस लेता है, कामिन जो है वो सर्विस सर्विस देता रहता है, और ये एक तरह से पीसफुल लिविंग कंडीशन वहाँ पे हो जाती है। व्यवसाय की सुरक्षा होती है, मतलब व्यवसाय के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर वो किसी कामिन के घर में पैदा हुआ तो वो जितने उसके जजमान हैं उन सबके यहाँ सेवा करेगा। ठीक, उसका व्यवसाय वहीं पे फिक्स होता है, तो व्यवसाय की सुरक्षा होती है। व्यवसाय मतलब यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता है कि आपका व्यवसाय कभी भी खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है, तो जजमान होगा वो आपको आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी आर्थिक ज़रूरत होगी आपकी, वो सब ज़रूरतें पूरी करता है कौन, जजमान। करीबी और अतरंग संबंध होते हैं इसमें, बहुत ही करीबी और अतरंग संबंध होते हैं, यानी कि बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं। ठीक, किसके किसके बीच में, आमिर और जजमान के बीच।
और वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जहाँ पे ये व्यवस्था होती है वहाँ का जीवन जो है वो बहुत शांतिपूर्ण होता है। ठीक, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक, ना कोई कंपटीशन है, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना ही कोई जो है संघर्ष है, और ना ही जो है कोई कंपटीशन है। क्योंकि कंपटीशन किस बात का होता है? ऑक्यूपेशन का होता है। ऑक्यूपेशन फिक्स है, आपका क्या करना है। कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे होगा? अब वही उसकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आपको उसी जजमान की ही सेवा करनी है, कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उसके साथ। ठीक, तो इसीलिए ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ना कंपटीशन होता है। इसीलिए वहाँ पे क्या है, शांतिपूर्ण जीवन होता है। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे सारे डिसएडवांटेज दिए हैं, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, feeling of superiority and inferiority, impediment to occupational and social mobility, supported by caste system, effect of transport and communication, impact of social reform movement. डिसएडवांटेज ऑफ जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम के नुकसान क्या है? सोर्सेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये सोर्स है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का सोर्स क्यों है? आपका ऑक्यूपेशन फिक्स है। ऑक्यूपेशन फिक्स होता है जजमान और कामिन के बीच में। तो ये कभी भी जो है तोड़ नहीं सकते। कितना भी लड़ाई हो जाएगी, कितना भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, लेकिन जजमान और कामिन का रिलेशन कभी टूटता नहीं है। ठीक, तो इसीलिए जो है जजमान को पता होता है कि उसका जो कामिन है वो कभी भी भाग के जाएगा नहीं, या मतलब जा ही नहीं सकता। कास्ट सिस्टम में ऐसा सिस्टम ही बना दिया गया कि वो जा ही नहीं सकता। तो वो जितना चाहता है उतना एक्सप्लॉइट करता है। पूरा दिन काम करा के शाम में एक रोटी दे दिए, इस तरह से, या कुछ भी मतलब थोड़ा सा बहुत माइनर जो है वेस्ट उसको दे दिए, थोड़ा सा पैसा दे दिए। मतलब उसको पूरा, जैसे पूरा दिन काम करता है वो, तो उसकी पूरी पेमेंट नहीं होती है। आवरली पेमेंट तो होती नहीं कि आपने आज 2 घंटे किया तो इतना मिलेगा, 4 घंटे किया तो इतना मिलेगा, 5 घंटे किया तो इतना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा दिन वो काम करता रहता है, थोड़ा बहुत कभी दे देते हैं, या त्योहार वगैरह में थोड़ा बहुत दे देते हैं। ऐसे ही होता है, शादी ब्याह हो रहा है तो उसमें दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये सोर्सेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। शोषण का एक स्रोत बन जाता है जजमानी सिस्टम, जिसमें जो है जजमान हमेशा एक्सप्लॉइट करता है किसको? कामिन। पैट्रॉन जो है हमेशा क्लाइंट को एक्सप्लॉइट करता है, या आप कह सकते हैं जो आ, जजमान है वो प्रजा को जो है वो एक्सप्लॉइट करता है। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, अब जो जजमान होता है वो अपने आप को सुपीरियर फील करता है, और जो कामिन होता है वो उसको इंफीरियर फील करता है। ऐसी इंफीरियरिटी फीलिंग आती है किसके अंदर? कामिन के अंदर। और सुपीरियरिटी की फीलिंग आती है किसके अंदर? जजमान के अंदर। ठीक, श्रेष्ठता और हीनता की भावना होती है। तो श्रेष्ठता की भावना किसके अंदर होती है? श्रेष्ठता की भावना होती है जजमान के अंदर, और हीनता की भावना किसके अंदर होती है? ये कामिन के अंदर होती है। कामिन अपने आप को हीन समझता है, और जो जजमान है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। इसी तरह से एक मतलब इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी की फीलिंग आती है। ये भी एक डिसएडवांटेज है जजमानी सिस्टम का, क्योंकि सारे लोगों को इक्वल फीलिंग आनी चाहिए, इक्वलिटी की फीलिंग आनी चाहिए, वो नहीं होता है जजमानी सिस्टम। इम्पेडिमेंट टू ऑक्यूपेशनल एंड सोशल मोबिलिटी, व्यावसायिक और सामाजिक गतिशीलता में बाधा। मतलब आप जो है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी या सोशल मोबिलिटी नहीं कर सकते। आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज ही नहीं कर सकते, तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी तो पॉसिबल है ही नहीं। और कास्ट सिस्टम में कभी भी सोशल मोबिलिटी पॉसिबल होती ही नहीं। ठीक, तो ये एक तरह से क्या है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और सोशल मोबिलिटी को रोकता है। ठीक, व्यावसायिक और सामाजिक गतिशीलता में बाधा पैदा करता है। ठीक, कभी भी आप जो है व्यवसाय को अपने बदल नहीं सकते, या अपनी सामाजिक पोजीशन को, अपनी सामाजिक स्थिति को कभी बदल नहीं सकते। इसीलिए ये व्यावसायिक और सामाजिक गतिशीलता में बाधा पैदा करता है। सपोर्टेड बाई कास्ट सिस्टम, और ये जजमानी सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट होता है। इसका पूरी तरीके से ये सपोर्टेड होता है बाई कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था द्वारा ये समर्थित होता है। तो ये पूरी तरीके से क्या है, जाति व्यवस्था द्वारा समर्थित होता है। डिक्लाइन ऑफ जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम के डिक्लाइन का रीजन क्या था? कि जजमानी व्यवस्था के पतन का कारण क्या था, वो हम लोग देखते हैं।
द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल, जीवन शैली का प्रभाव, लाइफ स्टाइल के इन्फ्लुएंस की वजह से भी जजमानी सिस्टम का पतन हुआ, जीवन शैली के प्रभाव की वजह से भी हाँ, जजमानी व्यवस्था का पतन हुआ। मॉडर्न एजुकेशन के जरिए जब लोग मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने लगे, आधुनिक शिक्षा हासिल करने लगे, तो क्या हुआ कि लोग जो है ये सोचने लगे कि हम क्यों मतलब सर्विस प्रोवाइड करें, अगर हमको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो हम क्यों उसको सर्विस जाके प्रोवाइड करें। ठीक, तो एक तरह से मॉडर्न एजुकेशन के जरिए भी जजमानी सिस्टम का खात्मा हुआ, जजमानी सिस्टम का डिक्लाइन हुआ। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पहले ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत इम्प्रूव नहीं था, कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना इम्प्रूव नहीं था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी असमर्थ थे, मतलब जा ही नहीं सकते थे। इसी वजह से जो है लोग जजमानी व्यवस्था में ही फंसे हुए। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ा, तो इसकी वजह से लोग ट्रांसफर हुए एक जगह से दूसरी जगह, या सामानों को जो है ट्रांसफर किया एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से उनको लगा कि वो दूसरे ऑक्यूपेशन भी कर सकते हैं। ठीक, बेहतर परिवहन और संचार की वजह से भी जजमानी व्यवस्था का पतन हुआ, क्योंकि पहले परिवहन बेहतर परिवहन नहीं था या संचार का सिस्टम नहीं था, तो लोग जो है जजमानी व्यवस्था में ही फंसे हुए थे। जब ये व्यवस्था शुरू हुई, बेहतर तरीके से परिवहन प्रोवाइड किया जाने लगा या संचार जो है वो मिलने लगा, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और उनके अंदर ये फीलिंग आने लगी कि वो दूसरे काम, दूसरे व्यवसाय भी कर सकते हैं। ठीक, लीड टू अ डिक्लाइन इन जजमानी सिस्टम। अब जो बेहतर व्यवस्था और बेहतर कम्युनिकेशन जो है वो उसकी वजह से जजमानी सिस्टम में डिक्लाइन हुआ, जजमानी प्रथा का पतन हुआ। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, क्योंकि पहले जजमानी सिस्टम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, जजमानी सिस्टम में बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस। ठीक, गुड्स टू गुड्स, सर्विस टू सर्विस। सामान के बदले सामान दिया जाता था और सर्विस के बदले सर्विस, यानी कि सेवा के बदले सेवा। तो ये क्या है, एक तरह का बार्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक? तो बार्टर सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कॉइन वगैरह चल गए थे उस टाइम पे, पैसे वगैरह चल गए थे, इस वजह से जो है बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। बार्टर सिस्टम पे ही डिपेंड था पूरा जजमानी सिस्टम, इसलिए जजमानी सिस्टम डिक्लाइन हो गया। विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली, यहाँ पे देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी या सेवा के बदले सेवा दी जाती थी, अब लगभग विलुप्त हो चुकी थी। और जो जजमानी व्यवस्था थी, जजमानी प्रथा जो थी, वो ज्यादातर वस्तु विनिमय प्रणाली पे ही डिपेंड थी। इसी वजह से जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के खत्म होने की वजह से जजमानी प्रथा का भी पतन हो गया। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डीपेजेंटाइजेशन, किसानीकरण। डीपिजेंटाइजेशन यानी कि किसानीकरण, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पीजेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज नोन एज डीपिजेंटाइजेशन। सो डीपिजेंटाइजेशन का क्या मतलब हुआ, या विमुद्रीकरण का क्या मतलब होता है। डीपिजेंटाइजेशन कहते हैं कि जब कोई पीजेंट यानी कि कोई किसान जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को छोड़कर दूसरे सेक्टर को ज्वाइन करे, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़े, इसलिए अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब पहले वो किसानी करता था, खेती वगैरह करता था, अब उसको छोड़ के कोई दूसरा काम कर रहा है। तो अगर कोई किसान, कोई पीजेंट जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर को छोड़कर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर ज्वाइन करता है, तो उसको क्या कहेंगे, डीपेजेंटाइजेशन कहेंगे। ठीक, आजीविका के वैकल्पिक स्रोत के लिए किसानों को कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो विमुद्रीकरण क्या है, जब एक किसान जो है कृषि के जो कार्य हैं उसको छोड़कर, पहले वो कृषि करता था, वो खेती वगैरह करता था, अब वो कृषि को छोड़कर क्या कर रहा है, दूसरा कोई काम कर रहा है अपनी आजीविका को चलाने के लिए, तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है। ठीक,
Depeasantization is a specific form of degradation. De-agrandization. Depeasantization is a specific form of de-agrandization, मतलब कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को छोड़ना। de-agrandization मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ना, ठीक। इन विच पीजेंट लूज देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जहाँ पे पीजेंट जो है अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी खो चुके होते हैं, सोशल कोहेरेंस खो चुके होते हैं, एंड डेमोग्राफिकली श्रिंकिंग इन साइज, और धीरे धीरे वहाँ की जो किसानों की साइज है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, कम होने लगती है। तो इकोनॉमिक कैपेसिटी कम हो जाती है, सोशल कोहेरेंस कम हो जाता है, और धीरे धीरे जो उनकी साइज है यानी कि जो पॉपुलेशन है किसानों की वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कृषकीकरण डी-एग्रेनाइजेशन का एक विशिष्ट रूप है, ठीक, जिसमें किसान अपनी आर्थिक क्षमता, सामाजिक सामंजस्य को खो देते हैं और जनसंख्यीय रूप से आकार में सिकुड़ जाते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं, सामाजिक सामंजस्य जो है वो खो देते हैं या आर्थिक क्षमता को खो देते हैं, और धीरे धीरे उनकी जनसंख्या यानी कि किसानों की जनसंख्या में कमी आ जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है, डीपीजेंटाइजेशन कहा जाता है। फैक्टर्स ऑफ डीपेजेंटाइजेशन, विमुद्रीकरण के कारक कौन कौन से हैं? तो एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर, घटकों का प्रभाव। पुल फैक्टर किसको कहते हैं? यहाँ पे देखिए माइग्रेशन और डीपेजेंटाइजेशन दोनों के पुल और पुश फैक्टर एक ही हो सकते हैं, ठीक। तो पुल फैक्टर क्या होता है या पुश फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर कहते हैं जिस एरिया की तरफ लोग माइग्रेट करके जाते हैं, ठीक, जिस एरिया की तरफ लोग माइग्रेट करके जाते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो यूपी और बिहार के लोग जो है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में जो है माइग्रेट करके जाते हैं। तो मुंबई के अंदर कुछ पुल फैक्टर होगा तभी वो माइग्रेट करके मुंबई जाते हैं, बाकी जगहों पे क्यों नहीं जाते? अभी तो फिलहाल बाकी जगहों पे जाने लगे हैं क्योंकि वहाँ पे पुल फैक्टर कुछ हो गए हैं, इस वजह से जाने लगे, लेकिन शुरू में जो है लोग मुंबई ही क्यों जाते हैं? मुंबई इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो पुल फैक्टर है वो बहुत मजबूत है। पुल फैक्टर कहते किसको है? पुल फैक्टर कहते हैं कि अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो, ठीक, अपॉर्चुनिटी हो एम्प्लॉयमेंट की, तो वो पुल फैक्टर है कि आप जो है वहाँ पे अब कोई मुंबई जा रहा है तो मुंबई में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो वहाँ पे लोग जाके कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं, ठीक। तो एक तरह से, और जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ का अच्छा है, ठीक, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए एक तरह से मुंबई के अंदर पुल फैक्टर होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। तो डिपेजेंटाइजेशन का कुछ पुल फैक्टर भी होता है और कुछ पुश फैक्टर भी होता है। घटकों का प्रभाव भी होता है, और बाहर के जो है घटकों का प्रभाव यानी कि पुल फैक्टर होता है, ठीक। कैटेगरीज नेमली ग्रोथ लीड शिफ्ट एंड डिस्ट्रेस इंड्यूस शिफ्ट, ठीक। श्रेणियां अर्थात विकास प्रेरित बदलाव और संकट प्रेरित बदलाव, ठीक। तो या तो दो कैटेगरी हो सकते हैं, एक तो दो कैटेगरी की तरह जो है, दो पुल फैक्टर क्या हो सकते हैं, दो कैटेगरी में हो सकते हैं। एक तो विकास करने के लिए ग्रोथ लीड शिफ्ट हो सकता है या डिस्ट्रेस इंक्लूडेड शिफ्ट इंड्यूस शिफ्ट हो सकता है, ठीक। तो ग्रोथ लीड शिफ्ट क्या करेगा? पुल करेगा, और डिस्ट्रेस इंड्यूस शिफ्ट क्या करेगा? पुश करेगा, ठीक। ग्रोथ जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे लोग जाके मूव करेंगे, ठीक, और जहाँ पे डिस्ट्रेस होगा वहाँ पे लोग जो है मूव नहीं करेंगे, ठीक। बदलाव और संकट के प्रेरित बदलाव, ठीक। श्रेणी अर्थात विकास प्रेरित बदलाव और संकट प्रेरित बदलाव। The growth lead shift is related to developmental factor like mechanization of agriculture, ठीक, क्योंकि एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हुआ, ठीक। अब लोग जो है उन मशीनों को खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो एग्रीकल्चर को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो मैनुअल तरीके से करेंगे तो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसी वजह से लोग जो है एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरे एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागने लगे। इनकम जो है बढ़ने लगी, हाई एजुकेशन लेवल बढ़ने लगा। बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन लेवल होगा तो कोई कृषि क्यों करेगा, कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्यों जाएगा। रैम्पेंट अर्बनाइजेशन, बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से जो है लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के जाने लगे। विकास प्रेरित बदलाव क्या हो सकते हैं? विकासात्मक कारकों से संबंधित है, जैसे कि कृषि का मशीनीकरण। जब कृषि का मशीनीकरण हुआ
तो मशीन खरीदना सबके बस की बात नहीं थी। इसी वजह से जो है लोग कृषि को छोड़ने लगे। रोजगार आय में वृद्धि हुई, उच्च शिक्षा स्तर बढ़ने लगा। ठीक, जिसकी वजह से जो लोग भी उच्च शिक्षा में जाएंगे वो फिर एग्रीकल्चर क्यों करेंगे, वो फिर किसानी क्यों करेंगे। बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ, जिसकी वजह से भी लोग क्या किए, एग्रीकल्चरल सेक्टर को यानी कि कृषि व्यवस्था को छोड़ने लगे। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हुआ। ये सेकेंडरी टर्चरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी टर्चरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी टर्चरी जो है, सेकेंडरी सेक्टर किस में आता है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा। टर्चरी सेक्टर मतलब सर्विस सिस्टम, तो सर्विस सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ा, इस वजह से लोग जो है एग्रीकल्चर को छोड़ने लगे। एंड स्टेट इंटरवेंशन फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और स्टेट के जरिए जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने लगे। तो स्टेट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो नहीं कर रही थी। इसी वजह से जब स्टेट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू किया तो लोग उसी एम्प्लॉयमेंट को अपना ले लगे। माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र का विकास हुआ। माध्यमिक क्षेत्र क्या होता है? माध्यमिक क्षेत्र कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक। और तृतीय क्षेत्र सर्विस यानी कि सेवा का जो क्षेत्र है वो। और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप, तो राज्य का हस्तक्षेप हुआ, रोजगार का अवसर जो है वो राज्य पैदा करने लगी। तो इस वजह से लोग जो है उसी व्यवसाय को, उसी रोजगार को ही अपनाने लगे और कृषि को छोड़ने लगे। पुश फैक्टर कौन सा है? पुश फैक्टर डिस्ट्रेस इंड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा संकट होने लगा, बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी लोगों को, इसीलिए छोड़ दिया। डिस्ट्रेस इंड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन हार्डशिप और क्राइसिस ड्रिवन फैक्टर लाइक फॉलिंग प्रोडक्टिविटी। तो जो हार्डशिप है या क्राइसिस हुई, जैसे कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई, इंक्रीजिंग कॉस्ट, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ रही है तो किसान जो है वो, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि बाकी अपनी सारी महंगाई को वो मेंटेन कर पाए। ठीक, मतलब बाकी जो महंगी चीज़ें मिल रही हैं उसको कैसे खरीदेंगे अगर वो किसानी ही करेंगे। ठीक, एक तरह से ये भी कुछ फैक्टर था। इंक्रीजिंग कास्ट, महंगाई बहुत बढ़ गई। डिक्रीजिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स बहुत कम हो गए, मतलब जो भी लागत लगती थी उससे कम उनको मिलता था। खेत में जो भी लागत लगा रहे उससे कम उनको प्रोडक्ट मिल रहा था। इस वजह से भी जो है लोग इसको छोड़ने लगे। संकट प्रेरित परिवर्तन क्या है? कठिनाई या संकट प्रेरित कारकों पर आधारित है, जैसे कि गिरती उत्पादकता। गिरती उत्पादकता मतलब उत्पादन में कमी हो गई और लागत बहुत बढ़ गई, लेकिन रिटर्न जो है वो बहुत कम हो गई। रिटर्न बहुत कम मतलब पैदावार बहुत कम हो रही है, तो जितना वो लगा रहे हैं उससे कम जो है वो उनको रिटर्न मिल रहा है। इस वजह से भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, unproductive land, marketing problem, no or less subsidy provided by the government etc. ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सारे लोग काम कर रहे हैं। अब 5 लोग हैं घर में, पाँचों लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं, या 5 में 3 जाके कर रहे हैं, 2 का कोई काम ही नहीं, अनएम्प्लॉयड है वो। ठीक, तो ये 2 क्या करेंगे? बाहर जाके कोई काम करेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट यही है कि काम था 2 ही लोगों का और 5 लोग जाके काम कर रहे हैं, या मतलब जितना कैपेबिलिटी थी उतना जो है वो नहीं कर पा रहे। मतलब इनकी कैपेबिलिटी थी, कृषि के अलावा कोई काम भी कर सकते थे, लेकिन वो कृषि ही कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जा रहे हैं, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अनप्रोडक्टिव लैंड, बहुत सारे लैंड ऐसे थे जो अनप्रोडक्टिव थे, वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम होता था। मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केट में भी बहुत सारी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। प्राइस जो है बहुत लो प्राइस में लिया जाता था, जो भी फसलें होती थी उनको। नो और लेस सब्सिडी, और गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी या बहुत कम सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। ठीक, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अल्प रोजगार बहुत ज़्यादा हो गया था। अल्प रोजगार किसको कहते हैं? जितनी आपकी कैपेसिटी है वैसा रोजगार ना मिलना किस कैटेगरी में आता है? अल्प रोजगार में आता है। अनुत्पादक भूमि मतलब जिसमें जो है कोई भी अनुत्पादक भूमि, जिसमें कोई भी उत्पादन नहीं होता था। विपणन समस्या मतलब कि मार्केट की जो समस्या थी, बेचने उचने की जो समस्या थी, बहुत कम प्राइस में लोग लेते थे फसलों को। सरकार द्वारा कोई भी जो है वो
सब्सिडी नहीं दी जाती थी, या अगर दी भी जाती थी तो वो सब्सिडी बहुत कम होती थी। ठीक, तो ये उस फैक्टर है। तो यहाँ तक हम लोग रूरल ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, जो यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैंने दोनों की पीडीएफ इसलिए अलग कर दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं हम लोग। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव करेंगे। फास्ट बताइए अगर कोई क्वेश्चन है तो। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, मूव करते हैं फिर। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1। सबसे पहले इसमें आता है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में अर्बनिज्म यानी कि शहरीकरण। इन हिज 1938 पेपर टाइटल अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, एक पेपर था जिसका टाइटल था अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। लुइस रिथ डिफाइंड अर्बनिज्म एज इट्स रिलेटेड टू लाइफ इन द सिटी। ठीक, तो लुइस रिथ ने डिफाइन किया है अर्बनिज्म को लाइफ इन द सिटी के तौर पे। ठीक, लाइफ इन द सिटी के तौर पे। तो अर्बनिज्म को उन्होंने एज अ वे ऑफ लाइफ कहा है अपने पेपर के। उनका पेपर का जो टाइटल था, जो पब्लिश हुआ था 1938 में, उस पेपर का टाइटल था अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। उसमें लुइस रिथ ने डिफाइन किया है अर्बनिज्म को लाइफ इन द सिटी के तौर पे। ठीक, अपने 1938 के पत्र में अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ के शीर्षक से लुइस रिथ ने शहरीकरण को परिभाषित किया है, क्योंकि ये शहर में जीवन से संबंधित। वो कहते हैं कि शहरीकरण क्या है? शहर में जीवन से संबंधित। शहरीकरण मतलब शहर में जैसा जीवन है उसी को शहरीकरण कहा जाता है। शहर की तरह अगर कोई जीवन जीता है तो उसी को शहरीकरण कहा जाएगा। तो लुइस रिथ ने डिफाइन किया है शहरीकरण को यानी कि अर्बनिज्म को। और किसने डिफाइन किया है? एक पत्र था 1938 में जिसका नाम था अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। ये शीर्षक था। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, हु सेड दैट अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पत्र था, उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था। वो लुइस रिथ ने ही कहा था। ठीक, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ ये किसने कहा था? लुइस रिथ ने कहा था। ठीक, अकॉर्डिंग टू रिथ, रिथ क्या कहते हैं, लुइस रिथ क्या कहते हैं? अर्बन लिविंग इज कंप्राइज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी।
अर्बन लिविंग जो है वो कैसे है, कैसे कंप्राइज है, कंप्राइज मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी पॉपुलेशन रहती है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है, उसी को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। जैसे अगर सपोज करिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी। ठीक, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 200 हो जाएगी। लुइस रेट के अनुसार शहरी जीवन में उच्च जनसंख्या घनत्व होता है। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने कितनी जनसंख्या रहती है। ठीक, घनत्व और सामाजिक विषमता शामिल है, एंड सोशल हेट्रोजेनिटी, मतलब यहाँ पे होमोजेनिटी नहीं होती है, लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अलग होता है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। तो यहाँ पे सोशल हेट्रोजेनिटी भी होती है और उसके साथ साथ जो है पॉपुलेशन डेंसिटी भी होती है। ठीक, पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो हाई होती है और सोशल हेट्रोजेनिटी होती है, लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे गांव वगैरह में लोग एक जैसे ही होते हैं, उनका ऑक्यूपेशन भी लगभग मिलता जुलता होता है, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है, लोगों की लाइफ स्टाइल भी अलग अलग होती है, उनके ऑक्यूपेशन भी अलग अलग होते हैं, क्लास भी अलग अलग होती है। ठीक, और पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है। इस तौर पे जो है लुइस रेस ने अर्बन लाइफ को, अर्बन लिविंग को डिफाइन किया है। ठीक, रेत के अनुसार शहरी जीवन में उच्च जनसंख्या घनत्व होता है और घनत्व और सामाजिक विषमता भी शामिल होती है। ठीक, और सामाजिक विषमता भी शामिल होती है। क्राइटेरिया फॉर अर्बन एरिया होने का क्या क्राइटेरिया है, ये हम लोग देखते हैं। शहरी क्षेत्र होने का क्या मानदंड होता है? कोई भी शहर, कोई भी एरिया जो है वो शहर है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे कोई एरिया को ये डिफाइन कर दिया जाता है कि यह अर्बन एरिया है। ठीक, तो उसके लिए बहुत सारे मानदंड है, बहुत सारे जो है क्राइटेरिया दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है? नॉट लेस देन 5000 पॉपुलेशन, 5000 पॉपुलेशन से कम नहीं होना चाहिए, 5000 से कम आबादी नहीं होना चाहिए। तो किसी भी एरिया को अगर आपको अर्बन घोषित करना है, तो उस एरिया में 5000 से कम की पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, 5000 से कम की आबादी नहीं होना चाहिए। A population density of 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होना चाहिए वो 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग कम से कम रहना चाहिए। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 400 होनी चाहिए। अब पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक, 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तभी उस एरिया को, उस क्षेत्र को आप शहर घोषित कर सकते हैं। और भी कंडीशन क्या है? 75% ऑफ वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो भी वर्क फोर्स है, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनमें 75% लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में होना चाहिए। 75% लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर ना कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले काम ना कर रहे हैं। ठीक, तो 75% लोग ऐसे होना चाहिए जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे हो, जैसे सेकेंडरी या टर्चरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। 25% अगर कर रहे हैं तो चल जाए, अगर 25% से ज़्यादा कर रहे हैं तो उस एरिया को आप अर्बन नहीं घोषित कर सकते। ठीक, गैर कृषि क्षेत्र में नियोजित कार्यबल का 75% होना चाहिए। तो जो नियोजित कार्यबल है उसका 75, नियोजित कार्यबल मतलब जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे बच्चे तो करते नहीं है, या बूढ़े जो होते हैं वो भी नहीं करते हैं, तो जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका 75% हिस्सा जो है वो गैर कृषि क्षेत्र में होना चाहिए, गैर कृषि वाले कामों में जुड़े हुए होना चाहिए उन लोगों को। ठीक, तभी उस एरिया को आप शहर घोषित कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन है तीसरी कि 75% होना चाहिए कम से कम नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं? अर्बनाइजेशन रिफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्ट
फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन क्या है, किससे रिफर करता है, पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अगर पॉपुलेशन जो है रूरल से अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रही है, शिफ्ट हो रही है, तो इसी को क्या कहा जाता है, अर्बनाइजेशन कहा जाता है। द कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड द वेज इन विच सोसाइटीज अडॉप्ट टू दिस चेंज। ठीक, तो किस तरह से जो है, जो रूरल एरियाज का प्रोपोर्शन है वो कम हो रहा है और अर्बन एरियाज का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रहा है, तो इसी को अर्बनाइजेशन कहा जाता है। और किस तरह से जो है सोसाइटी चेंज को अडॉप्ट कर रही है, किस तरह से सोसाइटी जो है वो चेंज को अडॉप्ट कर रही है। जैसे कि एक एरिया है, वो हो सकता है वहाँ से लोग मूव नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो अर्बनाइजेशन उनका हो रहा हो, उनके यहाँ वो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एरिया की डेंसिटी बढ़ गई, 400 से ऊपर हो गई, उस एरिया की पॉपुलेशन 5000 से ऊपर हो गई, उस एरिया में लोग जो है 75% से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाने लगे, तो उसको भी आप अर्बन एरिया कह देंगे। ठीक, तो अर्बनाइजेशन दोनों तरीके से हो सकता है, या तो प्रोपोर्शन कम हो किसी सिटी किसी सोसाइटी का, वहाँ से लोग मूव करके अर्बन एरिया की तरफ जा रहे हो। ठीक, उस तरीके से भी अर्बनाइजेशन हो सकता है। शहरीकरण क्या है, शहरीकरण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में आबादी के बदलाव को संदर्भित करता है। शहरीकरण क्या करता है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में आबादी के बदलाव को संदर्भित करता है कि किस तरह से जो है ग्रामीण से लोग मूव करके कहाँ पे, ग्रामीण से पलायन करके लोग कैसे शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी होना भी शहरीकरण कहलाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुपात में भी कमी हो रही है तो उसको भी शहरीकरण कहा जाएगा। और किसको कहेंगे, जिस तरह से समाज इस परिवर्तन के अनुकूल होते हैं। और समाज अगर परिवर्तन कर रहा है अपने आप में, तो क्या परिवर्तन कर रहा है कि वहाँ की जनसंख्या जो है 5000 से ऊपर हो गई और वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 400 वर्ग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ऊपर हो गया। ठीक, और वहाँ की 75% जो है जनसंख्या वो क्या कर रही है, गैर कृषि क्षेत्र में है। तो ऐसे शहर को भी आप, ऐसी ऐसी जगह को भी, ऐसी क्षेत्र को भी आप शहर घोषित करते हैं, तो वो भी एक तरह का शहरीकरण है। ठीक, 5 कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की 5 वजहें कौन कौन सी हैं, शहरीकरण के 5 कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होने लगी, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप होंगी, रूरल एरियाज में तो नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, इस वजह से नहीं होंगी क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। तो इंडस्ट्रीज का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी औद्योगिकरण जो हुआ, वो कहाँ पे हुआ, ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में हुआ, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, जहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार का सिस्टम अच्छा हो। ठीक, तो वहाँ पे जो है औद्योगिकीकरण हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसीलिए अब इंडस्ट्रीज वगैरह जब खुलने लगी, ठीक, कारखाने वगैरह जब खुलने लगे, तो लोग जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने लगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो शहर जाने लगे। तो एक तरह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो उस एम्प्लॉयमेंट को भरने के लिए लेबर की ज़रूरत थी। तो लेबर की जब डिमांड बढ़ेगी तो लेबर कहीं से मूव तो करेंगे, तो मूव करके जो जा रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मेन कॉज है, औद्योगिकीकरण जो है वो एक मेन कॉज है अर्बनाइजेशन का या शहरीकरण का। ठीक, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब यही मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो कहाँ पे खुले, शहरों में खुले, तो वहाँ पे रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, जब शहरी क्षेत्र में चूंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा था, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा था, तो ट्रांसपोर्ट में भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ी। ठीक, रोजगार के अवसर बढ़े, तो लोग जो है शहर की तरफ इसलिए मूव करने लगे, क्यों, क्योंकि लोग जो है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अच्छी मिल गई थी। रूरल एरियाज में आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट था, वो क्या था, कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट आया कॉमर्शियलाइजेशन, व्यवसायीकरण। कमर्शियलाइजेशन हुआ, कमर्शियलाइजेशन मतलब कि चीज़ों का मतलब खरीद फरोख्त होने लगा, लोग मार्केट में जो है
चीज़ों को बेचने खरीदने लगे। तो एक तरह से कमर्शियलाइजेशन की वजह से जो है मार्केट का डेवलपमेंट हुआ। मार्केट के डेवलपमेंट की वजह से जो है लोग जो है चीज़ों को बेचने जाने लगे। तो कहाँ पे जाएंगे? ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में ही जाएंगे। ठीक। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण का भी एक मेन कॉज है अर्बनाइजेशन। ठीक। आधुनिकरण की वजह से जो है अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक। सोशल बेनिफिट, सामाजिक लाभ, क्योंकि अर्बन एरियाज में उनको सोशल बेनिफिट मिल रहा था, सामाजिक लाभ मिल रहा था, इसी वजह से जो है लोग मूव किए रूरल टू अर्बन एरियाज। एंड अर्बन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, और रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से और ग्रामीण शहरी परिवर्तन की वजह से जो है लोग मूव किए अर्बन एरियाज की तरफ से, इसीलिए इसको अर्बनाइजेशन, ये भी एक फैक्टर है अर्बनाइजेशन। ठीक। वैसे इंडिया में जो माइग्रेशन होता है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, वैसे हम लोग सेंसस जब पढ़ेंगे तो सिलेबस खत्म होने के बाद कुछ टॉपिक्स ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें एक टॉपिक है सेंसस 2011, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें डाटा दिए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो उसमें जो माइग्रेशन का वो बताया गया है कि माइग्रेशन कौन सी कैटेगरी के माइग्रेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में होते हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर माइग्रेशन रूरल टू रूरल हो रहा है। ठीक। आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा कि रूरल टू अर्बन होता है, लेकिन माइग्रेशन इंडिया में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो माइग्रेशन हो रहा है इंडिया में, वो रूरल टू रूरल हो रहा है ज़्यादा। ठीक। और मेन काज क्या है माइग्रेशन का? सबसे ज़्यादा मेन कॉज जो है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मेन जो कॉज है वो क्या है? मैरिज। ठीक। और भी और कोई कॉज नहीं है। ठीक। मैरिज ही सबसे ज़्यादा कॉज है माइग्रेशन। ठीक। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। वैसे हम लोग सेंसस करेंगे तो पढ़ेंगे इसको। टाउन्स आर ग्रुप बाय देयर साइज एंड द वे दे आर बिकमिंग मोर अर्बन। ठीक। तो टाउन्स को जो है उनके साइज के हिसाब से ग्रुप किया जाने लगा, और वो धीरे धीरे जो है ज़्यादा अर्बन बनने लगे, वो धीरे धीरे ज़्यादा अर्बन बनने लगे। ठीक। टाउन्स आर ग्रुप बाय देयर साइज एंड द वे दे आर बिकमिंग मोर अर्बन। कस्बों को उनके आकार और जिस तरह से वे अधिक शहरी हो रहे हैं उनके आधार पर सामूहिक किया गया। ठीक। तो किस तरह से कस्बे जो है हम शहर की तरफ शहरी हो रहे हों, और उनके आकार क्या है, उस हिसाब से उनको ग्रुप में बांटा गया। ठीक। बेस्ड ऑन हाउ मेनी पीपल्स लिव इन अ टाउन, तो कितने लोग एक टाउन में रहते हैं, उसके बेस पे जो है सेंसस ऑफ इंडिया ने जो है इनको 6 ग्रुप में रखा है। ठीक। तो उस बेसिस पे सेंसस ऑफ इंडिया ने इनको 6 ग्रुप में रखा है। नहीं, वैकेंसीज तो बहुत आती है, ऐसा नहीं है, वैकेंसीज बहुत आती हैं और अपॉर्चुनिटी भी बहुत है सोशोलॉजी से करने में। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, उसकी वजह ये कि आप एमएनसीज वगैरह में भी काम कर सकते हैं, आईआईटीज वगैरह में भी जॉब होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, सोशोलॉजी की। ठीक। तो लगभग हर क्षेत्र में सोशोलॉजिस्ट होते हैं। एमएनसीज वगैरह में भी, एनजीओ वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है। टीचिंग लाइन में भी पीजीटी में वैकेंसी आती है, जहाँ पे भी होता है वो पीजीटी में वैकेंसीज आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में सोशोलॉजी में कंपटीशन कम होता है। हालांकि सीट भी कम आती है, लेकिन इतना भी कम नहीं आती है। अब जैसे राजस्थान में जो है 100 सीट आई। ठीक। तो 100 सीट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आना कोई कम बात नहीं है। ठीक। तो ऐसा नहीं है, आप भी मोटिवेट मत होइए, आती हैं सीटें। ठीक। हर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे सोशोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। ठीक। तो अगर सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज में सोशोलॉजी पढ़ाई जा रही है, तो फिर वैकेंसी आना तय है। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही कोई पढ़ा रहा है, जो सोशोलॉजी नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है, वैकेंसीज आती हैं। ठीक। और अच्छी वैकेंसीज आती हैं। Based on how many people live in a town, the Census of India has put them into 6 groups. तो कितने लोग एक टाउन में रहते हैं, उस बेसिस पे सेंसस ऑफ इंडिया ने इसको 6 ग्रुप में बांटा है। ठीक। और दूसरी चीज़ है, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं उनका जो मेन सब्जेक्ट होता है, जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, उसमें लोग सोशोलॉजी जानबूझ के चूज करते हैं। ठीक।
तो जो उस लाइन में जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट सब्जेक्ट है। तो कस्बों को उनके आकार और जिस तरह से वो अधिक शहरी हो रहे हैं, तो कस्बे किस तरह से शहरी हो रहे हैं और उनका आकार क्या है, उस बेसिस पे उनको समूहित किया जाता है। और एक कस्बे में कितने लोग रहते हैं, इसके आधार पर भारत की जनगणना ने उन्हें 6 समूहों में रखा है। ठीक, तो इसके आधार पे भारत की जनगणना ने उन्हें 6 समूहों में रखा है। वो 6 समूह हम लोग पढ़ेंगे कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है क्लास 1 सिटीज़। ठीक, क्लास 1 cities have at least 10 लाख पीपल। ठीक, तो क्लास 1 सिटीज में कम से कम जो है 10 लाख पीपल होना चाहिए। ठीक, प्रथम श्रेणी के शहरों में कम से कम 10 लाख लोग होते हैं। ठीक, उसके बाद 50,000 to 99,999 पीपल लिव इन क्लास सेकेंड टाउन। ठीक, क्लास सेकंड टाउन में जो है 50,000 से लेकर 99,999, चूंकि एक और बढ़ गया तो ये इसमें आ जाएगा क्लास 1 सिटीज में आएगा। ठीक, तो अगर पॉपुलेशन जो है 50,000 से 99,999 है तो ये क्लास सेकंड टाउन में आ जाएगा। द्वितीय श्रेणी के शहर में कौन आएंगे, 50,000 से 99,999 लोग, क्योंकि अगर एक बढ़ेगा तो ये 1 लाख हो जाएगा और 1 लाख जो है ये प्रथम श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, तो 50,000 से 99,999 की पॉपुलेशन है अगर किसी शहर की, तो वो द्वितीय श्रेणी के शहर में आ जाता है। क्लास थर्ड टाउन have a population of between 20,000 and 49,999। ठीक, तो क्लास थर्ड टाउन में कौन कौन से आते हैं, 20,000 से 49,999, एक बढ़ेगा तो वो क्लास सेकंड में आ जाएगा क्योंकि वो 50,000 से 99,999। एंड दे बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो ये क्लास थर्ड में कौन होंगे, जो 20,000 से, जो टाउन जो है 20,000 से 49,999 वाली पॉपुलेशन के होंगे। ठीक, तृतीय श्रेणी के शहरों की आबादी 20,000 से 49,999 के बीच है। ठीक, तो 20,000 से 49,999 के बीच अगर कोई आबादी है किसी शहर की, तो वो तृतीय श्रेणी वाले शहर में आ जाएंगे। Those who live in class फोर्थ टाउन, क्लास फोर्थ टाउन में कौन से लोग रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन जो है 10,000 से 19,999। ठीक, जिनकी पॉपुलेशन जो है 10,000 से 19,999। चतुर्थ श्रेणी के शहरों में रहने वालों की जनसंख्या 10,000 से 19,999 के बीच होती है। ठीक, तो 10,000 से 999 के बीच होती है। और क्लास फिफ्थ टाउन कौन से होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 5,000 से 9,999 होती है, जिनकी पॉपुलेशन 5,000 से 9,999 होती है। तो कक्षा 5 यानी कि पांचवी श्रेणी वाले लोग कौन से होते हैं, टाउन कौन से होते हैं या शहर कौन से होते हैं, 5,000 से 9,999 की पॉपुलेशन जिनकी होती है उनकी। क्लास सिक्स में लेस देन 5,000, तो लेस देन 5,000 क्लास 6 में आ जाएंगे। 5,000 टू 9,999 क्लास फिफ्थ, और 10,000 टू 19,999 ये क्लास फोर्थ में आ जाएगा। तो ये इस तरह से सेंसस ऑफ इंडिया ने डिवाइड किया है पूरे टाउन्स को। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप, क्लास फिफ्थ, क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट में कौन कौन से टाउन आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अर्बनिटी का। अर्बनिटी क्या है, अर्बनिटी रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स एंड व्यू पॉइंट्स एसोसिएटेड विद सिटीज एंड अर्बन एरियाज। तो अर्बनिटी क्या है, अर्बनिटी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सनालिटी ट्रेड्स है एंड व्यू पॉइंट है जो अर्बन एरियाज से जुड़ी हुई होती है, सिटीज या अर्बन एरियाज से जुड़ी हुई होती है। अर्बनिटी मतलब कि जो लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, जो सिटीज में रह रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसी को अर्बनिटी कहा जाता है। पीपल हु कैन बी डिस्क्राइब एज हैविंग अर्बनिटी आर आल्सो रिफर्ड टू एज सिटीफाइड। ठीक, जिस पर्सन को आप ये कहेंगे कि उसके अंदर अर्बनिटी है, आप उसको सिटीफाइड भी कह सकते हैं, मतलब वो सिटी में रहने वाला है। ठीक,
तो सिटीफाइड या अर्बनिटी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप, सिटीफाइड और अर्बनिटी दोनों एक ही चीज़ है। और इसका क्या मतलब है, जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की उनको अर्बनिटी या सिटीफाइड कहा जाता है, ठीक। शिष्टता क्या है, नगरीयता का तात्पर्य, या शिष्टता या नगरीयता कह सकते हैं आप। नगरीयता का तात्पर्य क्या है, विशेषताओं, व्यक्तित्व लक्षणों और नगरों और नगरीय क्षेत्रों से जुड़े दृष्टिकोण से है। जिन लोगों को शहरियता के रूप में वर्णित किया जा सकता है उन्हें भी नागरिक कहा जा सकता है, ठीक। तो उन्हें भी नागरिक कहा जा सकता है। अब ये सिटीफाइड का डेफिनेशन जो है वो ट्रांसलेशन नागरिक ही दिया है, आप लोग देख लीजिएगा क्या है इसका, ठीक। तो ऐसे लोग जो शहर में रहते हैं उनका, उनके व्यक्तित्व का लक्षण क्या है या उनकी विशेषताएं क्या हैं, उसको क्या कहते हैं, शिष्टता या नगरीयता कहा जाता है, ठीक। नगरीयता कहा जाता है, शिष्टता या नगरीयता कहा जाता है। टाउन्स, कस्बे, टाउन क्या होती है या कस्बे क्या होते हैं। थ्री कंडीशन ऑफ अ प्लेस बीइंग क्लासिफाइड एज टाउन आर। तो तीन कंडीशन है कि कोई टाउन जो है, हाँ, कोई प्लेस जो है उसको टाउन डिक्लेयर किया जाए। एक शहर के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले स्थान की तीन शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या है, द पॉपुलेशन इज मोर देन 5000। वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। आबादी 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो एक टाउन होने की कंडीशन क्या है, 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, आबादी जो है वो 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। द डेंसिटी इज नॉट लेस देन 400 स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी जो है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। घनत्व जो है वो 400 वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो घनत्व जो है वो 400 वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, डेंसिटी 400 स्क्वायर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 400% एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक। नॉट लेस देन 75% ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे 75% एडल्ट मेल पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक। 75% जो एडल्ट मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उसको टाउन डिक्लेयर किया जाए। कम से कम 75% वयस्क पुरुष आबादी गैर कृषि गतिविधियों में लगी हुई है, ठीक। कम से कम 75% वयस्क पुरुष आबादी जो है वो गैर कृषि गतिविधियों में लगी हुई हो, तभी उसको आप जो है शहर या टाउन कह सकते हैं, ठीक। टाउन को कस्बा कहा जाता है। सेंसस टाउन क्या होता है, अब दो तरह के टाउन होते हैं, एक होता है सेंसस टाउन और एक होता है स्टैट्यूटरी टाउन, ठीक। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंसस टाउन और स्टैट्यूटरी टाउन। टाउन क्या होता है, सेंसस टाउन क्या है, आर एरियाज दैट द सेंसस क्लासिफाइज एज अर्बन, ठीक। तो सेंसस टाउन ऐसी एरियाज हैं जिसको सेंसस ने अर्बन मान लिया, ठीक। सेंसस के जरिए उनको अर्बन मान लिया, सेंसस के जरिए अर्बन मान लिया गया, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन 5000 है, वहाँ का जो डेंसिटी है वो 400 स्क्वायर पर किलोमीटर है, लेकिन जो है उसमें जो क्वालिटीज होती हैं अर्बन एरियाज की वो नहीं, ठीक। खाली सेंसस के हिसाब से उनको अर्बन मान लिया गया। तो सेंसस टाउन क्या है, आर द एरियाज दैट द सेंसस क्लासिफाइड एज अर्बन। तो ऐसी एरिया जिसको सेंसस ने अर्बन क्लासिफाई कर लिया है, बिकॉज दे हैव मोर देन 5000 पॉपुलेशन। क्यों किया है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो है वो 5000 से ज़्यादा है, उसका डेंसिटी जो है वो 400 से ज़्यादा है, ठीक। डेंसिटी जो है 400 स्क्वायर पर किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक। तो इसीलिए उसको जो है टाउन मान लिया गया। जनगणना कस्बे के हुए हैं जिनकी जनगणना जिन्हें जनगणना शहरी के रूप में वर्गीकृत करती है, ठीक। जिन्हें जनगणना जो है शहरी के रूप में वर्गीकृत करती है। और क्यों करती है, क्योंकि उनके पास जो है 5000 से अधिक लोग हैं, तो जनसंख्या जो है उनकी 5000 से अधिक है, और घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, और घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसीलिए जनगणना के जरिए उनको जनगणना शहर मान लिया, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज।
और 75% पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जुड़ी हुई है। ठीक। और गैर कृषि गतिविधियों में 75% पुरुष कामकाजी आबादी है। ठीक। हाउएवर सेंसस टाउन आर गवर्न बाय रूरल लोकल बॉडीज, ये फर्क है। ठीक। फर्क ये है कि इनमें जो है सेंसस टाउन तो होते हैं लेकिन इनमें रूरल लोकल बॉडीज होती हैं। ठीक। पंचायत होती है। रूरल लोकल बॉडीज होती है, अर्बन लोकल बॉडीज नहीं होती है, म्यूनिसपैलिटीज नहीं होती। ठीक। तो यहाँ पे रूरल लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत होती है। हालांकि जनगणना शहर ग्रामीण स्थानीय निकाय, ठीक, तो जनगणना शहर जो है वो ग्रामीण स्थानीय निकायों के जरिए ही शासित किए जाते हैं या पंचायतों के जरिए शासित किए जाते हैं। ठीक। स्टैट्यूटरी टाउन क्या होते हैं, वैधानिक शहर क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी टाउन इज वन विद द म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, तो सारी कंडीशन टाउन की पूरी होती है इसमें। ठीक। मतलब कि 5,000 से ऊपर पॉपुलेशन होती है और 400 से ऊपर डेंसिटी होती है। ठीक। और 75% लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में होते हैं। लेकिन इनमें क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि ये गवर्न होते हैं किसके जरिए? म्यूनिसिपैलिटी के जरिए, कॉर्पोरेशन के जरिए, कंटोनमेंट बोर्ड के जरिए और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटीज के जरिए। ठीक। इनके जरिए इनको गवर्न किया जाता है, ये फर्क है। जो सेंसस टाउन है वो क्या है, उनमें लोग जो है आ, जो गवर्न होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक। वैधानिक शहर क्या होते हैं? एक संविधिक कस्बा, एक नगर पालिका निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति के साथ एक, तो उनके जरिए ये गवर्न किए जाते हैं, शासित होते हैं उनके। एज पर 2011 सेंसस, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 4,041 such towns as against 3,799 in 2011। तो जो सेंसस टाउन है वो कितने हैं? वो 4,000, जो स्टेट्यूटरी टाउन है वो कितने हैं? 4,041 है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3,799। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 में 3,799 की तुलना में 4,041 ऐसे शहर हैं। स्टैट्यूटरी टाउन जो है वो 4,041 है। अर्बन एग्लोमरेशन किसको कहते हैं? अर्बन एग्लोमरेशन कैन बी डिफाइंड एज contiguously built up area shaped by one core city or by several adjacent cities। अर्बन एग्लोमरेशन किसको कहते हैं? एक एरिया है जो सिटी है, एक कोर सिटी है और इसके आसपास जो है सिटीज डेवलप हो गई हैं। इसके आसपास जो है सिटीज डेवलप हो गई हो तो इसको क्या कहा जाएगा? अर्बन एग्लोमरेशन कहा जाता है। ठीक। एक सिटी है, उसके आसपास बहुत सारी सिटीज डेवलप हो गई हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अर्बन एग्लोमरेशन कहा जाएगा। अर्बन एग्लोमरेशन कैन बी डिफाइंड एज कंटिन्यूसली बिल्ट अप एरिया शेप्ड बाय वन कोर सिटी, वन कोर सिटी है। ठीक। और बाय सेवरल एडजेसेंट सिटी, और या तो जो है कई एडजेसेंट सिटी से जुड़ी हुई। शेयरिंग इंडस्ट्री, तो ये शेयर करते हैं आपस में किसको? इंडस्ट्रीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड हाउसिंग लैंड को शेयर करते हैं। यूज विद हाई डेंसिटी लेवल एज वेल एज एम्बेडेड ओपन स्पेसेस, इनका हाई डेंसिटी लेवल होता है और एम्बेडेड ओपन स्पेसेस होता है। ठीक। तो ऐसी एरियाज को अर्बन एग्लोमरेशन कहा जाता है। शहरी संकुलन क्या है? शहरी संकुलन को निकटस्थ रूप से निर्मित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक मुख्य शहर या कोई कई निकटवर्ती शहर द्वारा आकार दिया जाता है। ठीक। जो एक मुख्य शहर और कई निकटवर्ती शहरों द्वारा आकार दिया जाता है। जो क्या करते हैं? उद्योग साझा करते हैं, बुनियादी ढांचे साझा करते हैं और उच्च घनत्व स्तरों के साथ साथ एम्बेडेड खुली जगहों के साथ आवास भूमि उपयोग होती है। ठीक। Agglomeration is a continuous urban spread constituting a town and its adjoining outgrowth, or two or more physically contiguous town together with or without outgrowth of such town।
तो समूह एक निरंतर एग्लोमरेशन जो है एक निरंतर शहरी फैलाव है जो एक शहर और उसके गठन करता है। निकटवर्ती विस्तार या दो से अधिक शारीरिक रूप से सटे हुए शहर साथ में या ऐसे शहरों के विस्तार से के बिना। ठीक, तो एग्लोमरेशन क्या है? दो शहर के बीच में जो एरिया होगा, ठीक, या एक शहर है उसके आसपास जो एरियाज हैं, सिटीज हैं, डेवलप हो जाए, उसको एग्लोमरेशन कहा जाता है। सिटी किसको कहते हैं? शहर। It can be defined as a permanent and densely settled place. ठीक, तो सिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज परमानेंट एंड डेंसली सेटल्ड प्लेस। परमानेंट है और डेंसली सेटल्ड मतलब वहाँ की डेंसिटी बहुत हाई है। विद एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफाइंड बाउंड्रीज, जिनकी जो है बाउंड्री डिफाइन, जिसकी एक फिक्स बाउंड्री, whose member work primarily on non-agricultural task, और जिसके मेंबर जो है नॉन एग्रीकल्चरल टास्क में वर्क कर रहे हैं, ठीक, जो एग्रीकल्चर से ना जुड़े हुए हैं। तो एक फिक्स बाउंड्री हो, डेंसिटी जो है वो सेटल्ड हो और परमानेंट एरिया हो, तो ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? सिटी कहा जाता है। इसे प्रशासनिक रूप से परिभाषित सीमाओं के साथ, तो शहर क्या होगा? शहर की एक प्रशासनिक रूप से सीमाएं तय होती हैं, ठीक, और एक अस्थाई और सघन स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और वो जो है एक अस्थाई स्थान होता है और सघन स्थान होता है, ठीक, मतलब उसका घनत्व जो है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाई होता है, ठीक, जिसके सदस्य मुख्य रूप से गैर कृषि कार्यों पर काम करते हैं, जिसके सदस्य जो है मुख्य रूप से गैर कृषि कामों में जुड़े हुए होते हैं, ठीक, उनकी जो कमाई होती है वो गैर कृषि कामों से होती है। सिटीज जनरली हैव एक्सटेंसिवली सिस्टम फॉर हाउसिंग, ठीक, तो सिटीज जो है वो एक्सटेंसिव सिस्टम फॉर हाउसिंग, तो हाउसिंग के लिए जो है इनके पास एक सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है सैनिटेशन, यूटिलिटीज, लैंड यूज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कम्युनिकेशन। शहरों में आमतौर पर आवास, परिवहन, स्वच्छता, उपयोगिता उपयोगिताओं, भूमि उपयोग, वस्तुओं के उत्पादन और संचार के लिए व्यापक व्यवस्था होती है। सारे चीज़ों के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक, सारी चीज़ें एक सिस्टम से होती हैं। हाउसिंग कैसा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, सैनिटेशन कैसा होगा, यूटिलिटीज क्या होंगी, लैंड यूज कैसे होगा, गुड्स का प्रोडक्शन या कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के जरिए होती हैं, ठीक। तो शहरों में आमतौर पर आवास, परिवहन, स्वच्छता, उपयोगिताओं, भूमि उपयोग, वस्तुओं के उत्पादन और संचार के लिए व्यापक व्यवस्था होती है, ठीक, इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था होती है। अकॉर्डिंग टू लेविस मम्फर्ड ने कैसे डिफाइन किया है सिटीज को? लुइस मम्फर्ड के अनुसार क्या है सिटीज? राइट द सिटी एज अ थिएटर ऑफ सोशल एक्शन। तो सिटीज को इन्होंने एज अ थिएटर ऑफ सोशल एक्शन कहा है, ये याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि किसने सिटीज को एज अ थिएटर ऑफ सोशल एक्शन कहा है। शहर को सामाजिक क्रिया का रंगमंच के रूप में लिखते हैं कौन? लुइस मम्फर्ड। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज। तो सिटीज के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, शहरों की विशेषताएं क्या होती हैं? सोशल हेट्रोजेनिटी, यहाँ पे जो है सोशल हेट्रोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी नहीं होती है। विलेज में जो है होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी क्यों होती है? लोग एक जैसे होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल एक जैसी होती है, इवन एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं वो। शहर में जो है सारी चीज़ें अलग होती हैं, हेट्रोजेनिटी के बेस पे होती है, सामाजिक विषमता होती है, लोग एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। आप देखेंगे जो ऊपर के फ्लैट में रह रहे हैं, मान लेते हैं कोई थर्ड फ्लोर पे है, वो सेकंड फ्लोर वाले को नहीं जानता, ठीक, और थर्ड फ्लोर वाले की लाइफ स्टाइल जो है सेकंड फ्लोर वाले की लाइफ स्टाइल से अलग हो सकती है, ठीक, जबकि एक ही जगह पे लोग रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हेट्रोजेनिटी इतनी है कि एक
फ्लोर की मतलब लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है दूसरे फ्लोर के मुकाबले में। ठीक। तो इतनी ज़्यादा हेट्रोजेनिटी, इतनी ज़्यादा विषमता होती है शहरों में। तो हेट्रोजेनिटी मीन्स लाइफ स्टाइल अलग होना, ऑक्यूपेशन अलग होना, ठीक, इवन क्लास अलग होना। हो सकता है कि जो अ, ऊपर वाले फ्लोर में रह रहा हो वो कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग कर रहा हो, जो उससे नीचे वाले फ्लोर में रह रहा हो वो वर्किंग क्लास से बिलोंग कर रहा हो। तो इतनी ज़्यादा हेट्रोजेनिटी होती है। इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, यहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। विलेज में क्या होता है, इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, कम्युनिटी बेस्ड होता है। ठीक, कम्युनिटी बेस्ड होता है मतलब सारे लोग एक जैसे होते हैं। आप देखेंगे पहले गांव वगैरह में क्या होता था, किसी के यहाँ मेहमान आते थे तो वो किसी किसके मेहमान है पता नहीं चलता था। लोग ये समझते थे कि वो हमारे ही मेहमान हैं। ठीक, तो इंडिविजुअलिटी यहाँ पे होती है, कोई मतलब नहीं होता है किसी को। आपस में पड़ोसी में क्या हो रहा है क्या नहीं किसी को कोई मतलब नहीं होता है। पड़ोसी कहाँ के हैं, किस कास्ट से किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। सब अपने काम से जुड़े हुए होते हैं और अपनी फैमिली से मतलब रखते हैं। तो वहाँ पे इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये भी एक फीचर है शहर का या सिटीज का। अनबैलेंस पर्सनालिटी, यहाँ पे पर्सनालिटी जो है वो अनबैलेंस होती है। ठीक, असंतुलित व्यक्तित्व होता है यहाँ पे। ठीक, संतुलित नहीं होता है, असंतुलित होता है। मोरल लैक्सिटी होती है यहाँ पे, नैतिक शिथिलता होती है। ठीक, सोशल मोबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कास्ट बेस्ड नहीं होता है। कास्ट लोग जानते भी नहीं एक दूसरे की कास्ट क्या है। तो वहाँ पे आपकी पोजीशन ऊंची हो सकती है अगर आपके पास आपकी क्लास अच्छी है, आप जो है आपके पास वेल्थ अच्छी है, पावर अच्छा है, तो आप आपकी सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है वहाँ। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता वहाँ पे हो सकती है, जबकि विलेज एरिया पे यानी कि रूरल एरियाज में नहीं होता। तो ये फीचर है। सेकेंडरी कंट्रोल होता है यहाँ पे, प्राइमरी कंट्रोल नहीं होता है, सेकेंडरी कंट्रोल है। सेकेंडरी कंट्रोल मतलब शहर में जो कुछ भी होगा वो कोर्ट देखेगी, पुलिस सिस्टम देखेंगे, उनको पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है वो इसको कंट्रोल करेंगे, या कोर्ट के जरिए उसको या लॉ के जरिए इनको कंट्रोल किया जाता है। विलेज एरिया में ऐसा नहीं होता है, आपस में लोग बैठ के कोई भी मसला होता है उसको सुलझा लेते हैं। तो शहरों में क्या है, कंट्रोल का जो सिस्टम है वो प्राइमरी कंट्रोल नहीं है बल्कि वहाँ पे सेकेंडरी कंट्रोल। कुछ भी होगा तो वो पुलिस या कोर्ट तक बात जाती है और वहाँ पे फिर वो उसके जरिए कंट्रोल किया जाता है। वॉलंटरी एसोसिएशन, स्वैच्छिक संघ होता है। विलेज में सब लोग जो है उसी में पैदा होते हैं और वहीं पे उनका उसी से एसोसिएशन हो जाता है। लेकिन जो शहर में एसोसिएशन होगा वो वॉलंटरी होगा, जो उससे जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, जो नहीं जुड़ना चाहे नहीं जुड़ सकता। ठीक, कोई भी सिटी का पार्ट बनना चाहेगा तो बन सकता है, नहीं बनना चाह रहा नहीं बनेगा, तो उसकी अपनी इच्छा होती है। वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, स्वैच्छिक संघ होता है। ठीक, लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग, यहाँ पे कम्युनिटी फीलिंग नहीं होती क्योंकि लोग आप देखेंगे कि बगल वाले को कोई नहीं पहचान रहा है। ठीक, अपने पड़ोसी को ही नहीं पहचान रहा है तो वही फीलिंग कैसे आएगी। सामुदायिक भावना का अभाव होता है। ठीक, यहाँ पे सामुदायिक भावना नहीं होती, कोई भी सामुदायिक भावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि लोग एक दूसरे को जान ही नहीं रहे, तो कैसे सामुदायिक भावना डेवलप होगी। लैक ऑफ यूनिटी इन फैमिली, फैमिली में जो है यूनिटी बहुत कम होती है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है कि लोग जो है कमा सकते हैं जाके खुद ही। आप देखेंगे शहरों में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ठीक, पैसा खुद कमाने लगते हैं तो उनको मतलब ही नहीं होता फैमिली में, तो इसीलिए फैमिली की यूनिटी नहीं होती। जबकि गाँव वगैरह में फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, परिवार में एकता का अभाव नहीं होता है। ठीक, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो बचपन से मतलब नहीं, थोड़ा सा बड़ा होता है तभी उसको कमाने का अवसर मिल जाता है। ठीक, वो पैसे खुद कमा सकता है, अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकता है, तो उसको परिवार से कोई मतलब नहीं है। हेट्रोजेनिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, विषमता पढ़ चुके हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सिटीज, शहर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इन इंडिया द सेंसस कमीशन डिफाइंड द क्वालिफिकेशन फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज as the cities having a population of more than 10 lakh or 1 million and above। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन सी होंगी, सेंसस कमीशन ने कैसे डिफाइन किया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, कि पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए या 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। मोर देन 10 लाख और 1 मिलियन एंड अबव।
तो ये याद रखिएगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन होती हैं। 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन या 1 मिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन होनी चाहिए। शहर के प्रकार, भारत में जनगणना आयोग महानगरीय शहर के लिए तो जो कौन से महानगरीय शहर होंगे, ऐसे शहर जो जिनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से ऊपर हो या 1 मिलियन से ज़्यादा। ठीक, 10 लाख से अधिक या 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहर, या तो 10 लाख हो या 10 लाख से अधिक। ठीक, मोर देन 10 लाख और 1 मिलियन एंड अबव। तो 1 मिलियन को 10 लाख ही कहा जाता है, कि 10 लाख का 1 मिलियन ही होता है। वो इंटरनेशनल सिस्टम है और ये 10 लाख जो है ये इंडियन सिस्टम है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज या महानगरीय क्षेत्र कौन होते हैं, ये पता चल गया आपको क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेगा सिटी। मेगा सिटी, अब मेगा सिटी क्या होती है? मेगा सिटी एज द सिटीज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन एंड अबव। मेगा सिटी क्या है? एक पॉपुलेशन जिसकी पॉपुलेशन जो है मोर देन 10 मिलियन, यानी कि 100 लाख से ऊपर हो। ठीक, 1 करोड़ हो पॉपुलेशन, 1 करोड़ या 10 मिलियन हो या उससे ऊपर हो, तो ऐसी सिटीज को मेगा सिटीज कहा जाएगा। 10 मिलियन या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों के रूप में मेगा सिटी होती है। तो मेगा सिटी किसको कहेंगे? जिसकी पॉपुलेशन जो है 10 मिलियन हो या 1 करोड़ हो। ठीक, तो ऐसी सिटीज को मेगा सिटीज कहा जाता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता आर सम ऑफ द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी मेगा सिटीज हैं इंडिया में। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। ठीक, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता भारत के कुछ बड़े शहर हैं, मतलब मेगा सिटी। ठीक, कॉस्मोपॉलिटन, एक महानगरीय सिटी कौन सी होती है? A cosmopolitan city is where the people from various part of the world live, जहाँ पे हर जगह से पूरी दुनिया से आए हुए लोग रहते हैं। ऐसी सिटीज को कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। विद डिफरेंट लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज अलग हो, कल्चर अलग हो, कस्टम अलग हो, वो एक साथ रहते हैं, तो ऐसी सिटीज को कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहा जाता है। ठीक, एक महानगरीय क्षेत्र किसको कहा जाएगा? एक महानगरीय शहर वो है जहाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और रीति रिवाजों के साथ रहते हैं। ठीक, तो उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन वो एक साथ रहते हो, तो ऐसी जगह को कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहा जाता है। A cosmopolitan cities is where people from various part of the world, ठीक, दुनिया के हर पार्ट से लोग वहाँ पे आके रह रहे हों, जिनकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, कस्टम अलग है, वो एक साथ रहते हैं। ऐसे क्षेत्र को, ऐसे एरियाज को या ऐसी प्लेस को कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहा जाता है। ठीक, जिनकी भाषा अलग हो, संस्कृति या रीति रिवाज अलग हो। It is possible for a city to be both metropolitan as well as cosmopolitan. तो एक सिटी जो है मेट्रोपॉलिटन के साथ साथ कॉस्मोपॉलिटन हो सकती है। तो मेट्रोपॉलिटन होने के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए उतनी, और कॉस्मोपॉलिटन होने के लिए सारे लोग होना जरूरी है। ठीक, मतलब अलग अलग पार्ट्स से लोग, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग कल्चर से लोग होना जरूरी है। तो एक सिटी दोनों हो सकती है, मेट्रोपॉलिटन भी हो सकती है, कॉस्मोपॉलिटन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई इन इंडिया और न्यूयॉर्क इन द यूएस। तो इंडिया में मुंबई है, मुंबई में अलग अलग दुनिया से लोग आके, मतलब पूरे दुनिया के पार्ट से लोग आके रह रहे हैं। उनकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है और कस्टम्स अलग हैं, लेकिन वहाँ पे एक साथ रह रहे हैं। तो मुंबई को आप कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं, जबकि मुंबई जो है एक मेट्रोपॉलिटन है पॉपुलेशन के हिसाब से। न्यूयॉर्क, यूएस में न्यूयॉर्क है, वहाँ पे वर्ल्ड से लोग आके रहते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है और कस्टम्स अलग हैं, लेकिन वहाँ पे रह रहे हैं एक साथ। तो न्यूयॉर्क को भी आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं। एक शहर के लिए मेट्रोपॉलिटन के साथ साथ कॉस्मोपॉलिटन सिटी दोनों होना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन होने के लिए पॉपुलेशन की ज़रूरत है, कॉस्मोपॉलिटन होने के लिए लोगों की अलग अलग जगह से बिलोंग करने की ज़रूरत है, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करने की ज़रूरत है, और अलग अलग
रीति रिवाज से जुड़े हुए होने की जरूरत है। ठीक, उदाहरण के लिए भारत में मुंबई, मुंबई क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, और यूएस में न्यूयॉर्क जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ठीक, मेटा सिटी किसको कहते हैं? द टर्म मेटा सिटी वॉज क्वाइंड when the term mega city designated as cities of over 10 million people. ठीक, तो मेटा सिटी क्या है? मेटा सिटी was coined when the term mega city designated as cities of over 10 million people. तो जब मेगा सिटी को ये कहा गया कि मेगा सिटी जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं तो उनको मेगा सिटी कहा जाएगा, तब मेटा सिटी का कॉन्सेप्ट फाइंड किया गया था। मेटा सिटी शब्द तब गढ़ा गया जब मेगा सिटी शब्द को 10 मिलियन से अधिक लोगों के शहरों के रूप में नामित किया गया। ठीक, ट्विन सिटीज क्या होती हैं? ट्विन सिटीज यानी कि जुड़वा शहर। तो आपने ट्विन सिटीज का नाम सुना होगा, ट्विन सिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ट्विन cities are a special case of two adjoining cities or urban center that develop into a single metropolitan areas or narrowly separated urban areas for a period of time. तो ट्विन सिटीज किसको कहते हैं? एक स्पेशल केस है जहाँ पे दो एडजॉइनिंग सिटीज होती हैं, मतलब एक साथ जुड़ी हुई। एडजॉइनिंग मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जुड़ी हुई होती है। ठीक, दो एडजॉइनिंग सिटीज होती हैं और अर्बन सेंटर्स होते हैं या अर्बन सेंटर्स होते हैं दैट डेवलप इनटू अ सिंगल मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जो एक सिंगल मेट्रोपॉलिटन एरियाज के तौर पे डेवलप होते हैं, और नैरोली सेपरेटेड अर्बन एरियाज, या बहुत हल्की लाइन से जो है वो सेपरेटेड होते हैं, मतलब पता नहीं चलेगा कि ये दोनों शहर अलग अलग हैं। ठीक, नैरोली सेपरेटेड अर्बन एरियाज होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको क्या कहा जाता है? ट्विन सिटी कहा जाता है। जुड़वा शहर किसको कहते हैं? दो निकटवर्ती शहरों या शहरी केंद्रों का एक विशेष मामला है। तो जुड़वा शहर क्या है? दो निकटवर्ती शहर, मतलब निकटवर्ती कहेंगे जो एक साथ रहते हों, मतलब आपस में जुड़े हुए हों। ठीक, या ऐसे शहरी केंद्र का एक विशेष मामला है जो समय के साथ साथ एक महानगरीय क्षेत्र या संकीर्ण रूप से अलग शहरी क्षेत्र में विकसित होते हैं। या तो एक ही महानगरीय क्षेत्र में विकसित हो जाएंगे, या ऐसे क्षेत्र में विकसित होंगे कि पता नहीं चलेगा। संकीर्ण रूप से मतलब बहुत पतली लाइन, ठीक, बहुत कम डिफरेंसेस। तो दोनों शहर को अगर आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दोनों शहर अलग अलग हैं। तो ऐसी एरियाज को जुड़वा शहर, ऐसे शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक, तो अब ट्विन सिटीज कई हैं, हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ट्विन सिटीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद जो है वो ट्विन सिटीज हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद। कोलकाता एंड हावड़ा को ट्विन सिटीज कहा जाता है, कोलकाता और हावड़ा को। अहमदाबाद और गांधीनगर को भी जुड़वा शहर कहा जाता है। पुणे पिंपरी चिंचवड़, ठीक, पुणे पिंपरी चिंचवड़ को भी ट्विन सिटीज कहा जाता है। ठीक, सूरत और नवसारी, सूरत और नवसारी दोनों जो है ट्विन सिटीज हैं। कोची और कोची और एर्नाकुलम दोनों जो है क्या है? ट्विन सिटीज हैं। हुबली और धारवाड़ जो है ये भी ट्विन सिटीज हैं। भुवनेश्वर और कटक जो है वो दोनों ट्विन सिटीज कहलाती हैं, जुड़वा शहर कहलाते हैं। और भरूच और अंकलेश्वर दोनों क्या है? ट्विन सिटीज हैं। ठीक, तो जुड़वा शहर आपको पता चल गया। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए जो जुड़वा शहर के नाम है, क्योंकि ऑप्शन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन सिटीज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्विन सिटीज। ठीक, तो ये नाम याद होना चाहिए आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे मेंशन है, और भी होंगे हो सकता है, लेकिन 9 आपको याद होने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जनरली इन्हीं सब सिटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शहर जो वो ट्विन सिटीज में आते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्बेशन का। Conurbation. A conurbation is a region comprising a number of metropolises. तो कन्वर्बेशन क्या है? एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्या है, मेट्रोपोलिसेस होती हैं, यानी कि मेट्रोपोलिस सिटीज होती हैं, सिटीज होती हैं या लार्ज टाउन होते हैं, एंड अदर देन अदर अर्बन एरियाज विच थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फिजिकल एक्सपेंशन, जो पॉपुलेशन के ग्रोथ की वजह से या फिजिकल एक्सपेंशन की वजह से हैव मर्ज्ड टू फॉर्म वन कंटिन्यूअस अर्बन और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरियाज। तो कई मेट्रोपोलिस, कई सिटीज, कई टाउन मिलकर एक एक जो है इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे अगर डेवलप हो जाए तो ऐसे शहर को क्या कहा जाता है? कन्वर्बेशन कहा जाता है। कन्वर्बेशन क्या है? एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है जो कई शहरों को, कई मेट्रोपोलिस सिटीज को, कई टाउन्स को या कई अर्बन एरियाज को मिलाकर एक या फिजिकल एक्सपेंशन या ग्रोथ के जरिए एक हो जाए, एक इंडस्ट्रियली डेवलप एरियाज बन जाए, तो इसको कन्वर्बेशन कहा जाता है। उपनगरीय विस्तार किसको कहेंगे? एक महानगर एक ऐसा क्षेत्र है, यानी कि उपनगरीय विस्तार क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई महानगर होते हैं, कई शहर होते हैं, बड़े शहर होते हैं और अन्य शहरी क्षेत्र शामिल होते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि और भौतिक विस्तार के माध्यम से, जो क्या है, जनसंख्या वृद्धि और भौतिक विस्तार के माध्यम से एक निरंतर शहरी या औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र बनने के लिए विलय कर चुके हैं, जो एक में ही विलय हो जाते हैं और एक जो है औद्योगिक रूप से एक ही शहर में विकसित हो जाते हैं, तो ऐसे शहर को क्या कहा जाता है? उपनगरीय विस्तार कहा जाता है। जेंट्रिफिकेशन, जेंट्रिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, ज्यादा नहीं, हम लोग स्लम नहीं करेंगे आज, बाकी सब कर लेंगे। देखते हैं, टाइम जैसा रहेगा वैसे ही करेंगे। अभी तो हाफ एन आवर बचा हुआ है हम लोगों के पास। तो जेंट्रिफिकेशन क्या है? Gentrification describe a process where wealthy, college-educated individual begins to move into poor or working class। तो जो वेल्दी लोग हैं, यानी कि जिनके पास पैसा है, या कॉलेज के एजुकेटेड इंडिविजुअल हैं, कॉलेज से एजुकेटेड इंडिविजुअल हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक पुअर बन रहे हैं, गरीब हो जा रहे हैं या वर्किंग क्लास बन जा रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? जेंट्रिफिकेशन कहा जाता है। Poor or working class communities often originally occupied by communities of color। ये ज़्यादातर कौन ऑक्युपाई करता है? कम्युनिटीज ऑफ कलर इसको ऑक्युपाई करते हैं। तो जेंट्रिफिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो वेल्दी लोग होते हैं, जो कॉलेज एजुकेटेड इंडिविजुअल होते हैं, वो वर्किंग क्लास में ट्रांसफर हो जाते हैं या गरीब हो जाते हैं, तो इसको जेंट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक। जेंट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां धनी या कॉलेज शिक्षित व्यक्ति जो है गरीब या कामकाजी वर्ग के समुदाय में जाना शुरू करते हैं, मतलब वैसा बन जाते हैं, किसी भी कंडीशन की वजह से। कोई जानबूझकर तो गरीब बनेगा नहीं, या जानबूझकर कामकाजी वर्ग में जाएगा नहीं। ठीक। तो कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से जो कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज शिक्षित लोग होते हैं या धनी लोग होते हैं, वो गरीब हो जाते हैं या कामकाजी वर्ग में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जेंट्रिफिकेशन कहा जाता है, जो अक्सर मूल रूप से रंग के समुदाय द्वारा कब्जा किया। मतलब जेंट्रिफिकेशन किसके साथ होता है? ज्यादातर रंग के समुदाय के द्वारा होता है। ठीक। जेंट्रिफिकेशन वाज फर्स्ट क्वाइन बाय, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जेंट्रिफिकेशन का टर्म किसने दिया? ठीक। तो जेंट्रिफिकेशन वाज फर्स्ट क्वाइन बाय ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट रुथ ग्लास। रुथ ग्लास ने जो है जेंट्रिफिकेशन का टर्म दिया, तो ये याद रखिएगा। कौन से ईयर में दिया था? 1960s में दिया। ठीक। जेंट्रिफिकेशन पहली बार 1960 के दशक में ब्रिटिश समाजशास्त्री रुथ ग्लास द्वारा गढ़ा गया। ठीक। जेंट्रिफिकेशन पहली बार 1960 के दशक में ब्रिटिश समाजशास्त्री रुथ ग्लास द्वारा गढ़ा गया। तो ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि जेंट्रिफिकेशन का शब्द किसने दिया था? तो रुथ ग्लास ने दिया था। किस ईयर में दिया था? तो 1960 में दिया। तो जेंट्रिफिकेशन होता क्या है? जो वेल्थी हैं, जो अमीर लोग हैं, या कॉलेज स्टूडेंट हैं, या
वो जो है गरीब होने लगे या कामकाजी वर्ग में जाने लगे, तो उनको जेंट्रिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेबरहुड, अड़ोस पड़ोस का। अ नेबरहुड इज एन एरिया वेयर पीपल लिव एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। नेबरहुड क्या है? एक ऐसी एरिया है जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको नेबरहुड कहा जाता है। नेबरहुड टेंड टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी। नेबरहुड की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है और फील होता है, अपना खुद का फील, अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, बेस्ड ऑन द पीपल हु लिव देयर एंड द प्लेसेस नियर बाय। ठीक, ये किसके बेस पे होता है? जो लोग वहाँ पे रहते हैं और जो जगहें आसपास की हैं उनकी बेस पे होता है। ठीक, एक आस पड़ोस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग रहते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। आस पड़ोस की अपनी पहचान होती है या वहाँ रहने वाले लोगों और आसपास के स्थानों के आधार पर महसूस होता है। ठीक, वहाँ के रहने वाले लोग जो होते हैं उनके आधार पर या आसपास के स्थानों के आधार पर जो है कैसे फील है, कैसा महसूस होता है या कैसे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? आस पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में आ जाती हैं। रेसिडेंट्स में हैव सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज। तो नेबरहुड के जो रेसिडेंट्स हैं उनकी फैमिली हो सकता है एक जैसी हो, उनकी इनकम एक जैसी हो या उनका एजुकेशन लेवल भी एक जैसा हो सकता है। ठीक, निवासियों के परिवार, आय और शिक्षक के स्तर एक समान हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी एरिया में जो है लोग उसी के जैसे लोग होंगे। जैसे आप मुंबई में चली जाइए, जो चालियों में लोग रहते हैं, चालियों में जो लोग रहते हैं उनकी कंडीशन एक जैसी होती है। वो लोग मतलब एक नॉमिनल पैसा कमाते हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, बस उतना ही कमा लेते हैं वो। तो वो ऐसी एरिया में ही रहेंगे ना जहाँ कम पैसा लगे, वहाँ पे कोई अमीर आदमी तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए वहाँ की फैमिलीज भी सेम होती हैं, इनकम सेम होता है या एजुकेशन लेवल भी सेम होता है। ठीक? तो जो नेबरहुड होता है वहाँ पे इनकम, फैमिलीज या एजुकेशन लेवल जो है वो सारी चीज़ें सेम होती हैं। परिवार सेम होते हैं, आय सेम होती हैं या शिक्षा की जो स्तर है वो सेम होते हैं, समान होते हैं। डेफिनेशन क्या है नेबरहुड की? परिभाषा क्या है? तो गॉर्डिनर एंड हचिनसन ने क्या कहा था नेबरहुड के बारे में? नेबरहुड हैज एनी सोशियो स्पेशल इन्वायरमेंट, कोई भी सोशियो स्पेशल इन्वायरमेंट जहाँ पे वेयर प्राइमरी रिलेशंस एमंग रेसिडेंट्स डोमिनेट, जहाँ पे रेसिडेंट्स के बीच में प्राइमरी रिलेशन जो है डोमिनेट करता है। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है नेबरहुड को। पड़ोस में कोई सामाजिक स्थानिक वातावरण जहाँ निवासियों, आस पड़ोस जो है ऐसा सामाजिक स्थानिक वातावरण है जहाँ निवासियों के बीच प्राथमिक राशन हावी था, प्राथमिक संबंध हावी था, ये प्राथमिक संबंध हावी हो। ठीक, तो ऐसी जगह जहाँ पे सामाजिक और स्थानिक वातावरण, ऐसी जगह जो सामाजिक और स्थानिक वातावरण जहाँ का हो और जहाँ पे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके बीच में प्राथमिक संबंध हो, तो ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? आस पड़ोस कहा जाता है, अड़ोस पड़ोस कहा जाता है। ठीक, तो गार्डनर एंड हचिसन ने क्या कैसे डिफाइन किया है नेबरहुड को? कि एक ऐसी सोशियो स्पेशल इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्राइमरी रिलेशनशिप जो है वो डोमिनेट करता है। ठीक, जहाँ पे प्राइमरी रिलेशनशिप डोमिनेट करता है। कारपेंटर एंड रुथ ग्लास ने कैसे डिफाइन किया है? कारपेंटर एंड रुथ ग्लास ने कैसे डिफाइन किया है नेबरहुड को? 1933, इन्होंने 1933 में डिफाइन किया है। सेड दैट अ टेरिटोरियल ग्रुप, एक ऐसा टेरिटोरियल ग्रुप किसको कहते हैं? जो किसी जगह पे हो। टेरिटोरियल ग्रुप मतलब उसकी फिक्स टेरिटरी होती है। ऐसा टेरिटोरियल ग्रुप द मेंबर ऑफ विच मीट ऑन कॉमन ग्राउंड, जो जिनके मेंबर जो है एक कॉमन ग्राउंड पे मिलते हैं। कॉमन ग्राउंड मतलब उनकी इकोनॉमिक, सोशल एंड जो है एजुकेशनल लेवल सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है जिसके द्वारा जो है वो लोग मीट करते हैं एक दूसरे से। ठीक, मेंबर ऑफ विच मीट ऑन कॉमन ग्राउंड विद इन देयर ओन एरिया। ठीक, विद इन देयर ओन एरिया फॉर प्राइमरी ग्रुप, ठीक, प्राइमरी ग्रुप के लिए मिलते हैं, सोशल एक्टिविटीज के लिए मिलते हैं,
एंड फॉर ऑर्गेनाइज एंड स्पॉन्टेनियस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या ऑर्गेनाइज या स्पॉन्टेनियस, या तो ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता है, उनमें वो लोग जाके मिलते हैं, या स्पॉन्टेनियस सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी भी अचानक मिल गए। ठीक, तो कारपेंटर और रुथ ग्लास ने इस तरह से डिफाइन किया है कि अ टेरिटोरियल ग्रुप द मेंबर ऑफ विच मीट ऑन कॉमन ग्राउंड within their own area for primary group, social activities, and for organized and spontaneous social contact. तो डेफिनेशन याद रखिएगा आप, क्योंकि डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में। कारपेंटर और रुद्रदास ने कैसे डिफाइन किया है अड़ोस पड़ोस को? उन्होंने कहा है कि एक क्षेत्रीय समूह जिसके सदस्य प्राथमिक समूहों, सामाजिक गतिविधियों और संगठित और सहज सामाजिक अनुबंध के लिए अपने क्षेत्र में आम जमीन पर मिलते हैं। ठीक, अपने क्षेत्र में आम तरीके से मिलते हैं, आम जमीन पर नहीं, कॉमन ग्राउंड मतलब आम तरीके से, आम तरीके से मिलते हैं। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्रीय समूह जिसके सदस्य प्राथमिक समूहों, सामाजिक गतिविधियों और संगठित और सहज सामाजिक अनुबंध के लिए अपने क्षेत्र में आम तरीके से मिलते हों, ऐसे लोगों को अड़ोस पड़ोस कहा जाता है। ग्लास टोल्ड दैट नेबरहुड इज अ डिस्टिंक्ट टेरिटोरियल ग्रुप। तो ग्लास ने क्या कहा है कि नेबरहुड क्या है? एक डिस्टिंक्ट टेरिटोरियल ग्रुप है, एक अलग तरीके का टेरिटोरियल ग्रुप है। डिस्टिंक्ट बाय, अब ये डिस्टिंक्ट क्यों है, अलग क्यों है? डिस्टिंक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि उनका स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है ऑफ द एरिया एंड द स्पेसिफिक सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। तो उसका स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है उस एरिया का, उस एरिया का स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, और उनके लोगों का, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्पेशल होता है, उनका स्पेसिफिक सोशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक, तो रुथ ग्लास कहते हैं कि नेबरहुड क्या है? एक डिस्टिंक्ट टेरिटोरियल ग्रुप है। डिस्टिंक्ट क्यों है? कहते हैं डिस्टिंक्ट इसलिए है कि डिस्टिंक्ट बाय वर्च्यू ऑफ द स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। तो एरिया की एक स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है और स्पेसिफिक सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, और वहाँ पे रहने वालों लोगों की स्पेसिफिक सोशल कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। एरिया की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है अलग, और जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। ग्लास ने बताया कि पड़ोस एक विशिष्ट क्षेत्रीय समूह है। पड़ोस एक विशिष्ट क्षेत्रीय समूह है। अब विशिष्ट क्या क्यों है? जो क्षेत्र के विशिष्ट भौतिक विशेषताओं, क्योंकि उसके क्षेत्र की विशिष्ट भौतिक विशेषताएं होती हैं और उसके निवासियों की विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं होती हैं, और उसके निवासियों की विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं होती हैं, उसके आधार पर ये भिन्न होते हैं। ठीक, उसके आधार पर ही ये विशिष्ट होते हैं। ठीक, तो ग्लास ने बताया कि पड़ोस एक विशिष्ट क्षेत्रीय समूह है जो क्षेत्र की विशेष भौतिक विशेषताओं और उसके निवासियों की विशिष्ट सामाजिक विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है। ठीक, तो इस तरह से ग्लास ने डिफाइन किया है नेबरहुड को। इस्लाम हम लोग कल शुरू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो टाइम लगेगा इसमें, और थोड़ा सा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है इसमें, तो इसीलिए इसको हम लोग कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं। या देख लेते हैं, छोड़िए, बहुत टाइम है अभी, 15 मिनट से ऊपर है तो देख ही लेते हैं। स्लम यानी कि मलिन बस्ती। द यूएन हैबिटेट डिफाइंड स्लम। तो यूएन हैबिटेट ने डिफाइन किया है स्लम को एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग अंडर द सेम रूफ इन एन अर्बन एरिया हु लैक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर द सेम रूफ, ठीक, लिविंग अंडर द सेम रूफ, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो सेम रूफ के अंदर रहते हों इन एन अर्बन एरिया हु लैक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, जिनके अंदर जो है इन चीज़ों की कमी हो। अभी हम लोग देखेंगे किन चीज़ों की कमी हो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास ने मलिन बस्तियों को एक शहरी क्षेत्र के ऐसे एक ही छत के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को के एक समूह के रूप में परिभाषित किया है जिनके पास निम्न में से एक से अधिक की कमी है।
ठीक, निम्न में से एक से अधिक की कमी हो, मतलब अगर एक की कमी है तो चल जाएगा, लेकिन एक से अधिक की कमी है तो वो स्लम में आ जाएगा। तो क्या है, परमानेंट लॉन्ग टर्म हाउसिंग नहीं होता है उनके पास। ठीक, एक परमानेंट घर नहीं होगा होता है। आपने देखा होगा स्लम बस्तियां जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं शहरों के रोड के आसपास शहर में होती है, उन्हीं को स्लम कहा जाता है। ठीक, तो इनके पास परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग जो है लॉन्ग टर्म जो है हाउसिंग नहीं होता है, दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, जो इनको एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन से बचाता हो। ठीक, जैसे सर्दी गर्मी बरसात इन सब से बचाता हो, ऐसा इनका घर नहीं होता है। ठीक, अस्थायी दीर्घकालिक आवास नहीं होता है जो जो उनको प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से बचाता हो, जैसे कि सर्दी गर्मी बरसात इन सब से बचाता हो, ऐसा घर उनका नहीं होता। तो एक तो ये ना हो, दूसरा क्या ना हो, एडिक्वेट हैबिचुअल एरिया ना हो फॉर मल्टीपल पीपल इन द सेम हाउस। ठीक, मतलब कि जितने लोग उसमें रहते हैं उतना एरिया नहीं होता, एक सफिशिएंट एरिया नहीं होता है। जितने लोग रहते हैं, 5 लोग रह रहे हैं तो सब एक ही साथ मतलब बिछा के रह रहे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इतना एरिया ही नहीं है कि सब अलग अलग रह पाए। ठीक, एक एडिक्वेट हैबिचुअल एरिया नहीं होता है मल्टीपल पीपल के लिए सेम हाउस। ठीक, मतलब एक छोटी सी जगह पे ज्यादा लोग रहते हैं, एक ही घर में कई लोगों के लिए पर्याप्त अव्यस्त क्षेत्र नहीं होते। अन अव्यस्त क्षेत्र होते हैं, मतलब अनचैलेंजिंग एंड सेफ एक्सेस टू वाटर। सेफ वाटर अवेलेबल नहीं होता है इनके पास। सेफ वाटर अवेलेबल नहीं होता है इनके पास। पानी के लिए अनचाही और सुरक्षित पहुंच नहीं होती है। लेविस मम्फर्ट कैसे डिफाइन करते हैं स्लम को? लुइस मम्फर्ट कैसे डिफाइन करते हैं स्लम को? स्लम रिजल्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री सिस्टम। स्लम जो है ये कहते हैं कि ये फैक्ट्री सिस्टम की वजह से हुआ, क्योंकि ऐसे लोग थे जो गांव वगैरह में थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, फैक्ट्री में काम करने चले गए, लेकिन शहरों में किराए पे मकान लेना बहुत महंगा था। ठीक, वो उसको ऑफर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा घर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्न सिटी, और इंडस्ट्रियल मॉडर्न सिटी की वजह से जो है स्लम का डेवलपमेंट हुआ। स्लम फैक्ट्री प्रणाली और औद्योगिक आधुनिक शहर से उत्पन्न हुई। फ्रेडरिच एंजल कैसे कहते हैं इसको, कैसे डिफाइन करते हैं? स्टडीड द स्लम कंडीशन इन मैनचेस्टर इन 1844। इन्होंने जो है मैनचेस्टर की स्लम कंडीशन की स्टडी की एंड हाईलाइटेड द नीड फॉर द पुअर टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड हाउ इट लीड टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न स्लम। अब इन्होंने भी आइडेंटिफाई किया कि कैसे जो है फैक्ट्रीज में पुअर लोगों की नीड बढ़ी और जिसकी वजह से मॉडर्न स्लम का डेवलपमेंट हुआ। फ्रेडरिक एंजल कहते हैं 1844 में इन्होंने मैनचेस्टर में झुग्गियों की स्थिति का अध्ययन किया था और उन्होंने गरीबों को कारखाने में काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि मतलब कैसे कारखानों को जरूरत पड़ी गरीबों की। ठीक, कि वो लोग आके काम करेंगे तो कम वेजेस में काम करेंगे, ठीक, कम सैलरी में काम करेंगे, और वो आधुनिक मलिन बस्तियों के विकास का कारण बना। और उसकी वजह से ये आधुनिक मलिन बस्तियों का के विकास का कारण बना, क्योंकि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो महंगे घर खरीद सकें या अच्छा किराया दे सकें, इसीलिए वो रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ियां बना के रहने लगे, या कोई खाली एरिया में झुग्गी झोपड़ियां बना के रहने लगे। Low wages could not fulfill a need for decent quarter, so the exploited working class had to resort to poor material with small and low rooms, no bathroom, and a scarce source of water. तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, लो वेजेस होता था कि वो एक अच्छा घर खरीद सकें। ठीक, तो इसीलिए वो एक पुअर मटेरियल से बने हुए घर में रहने लगे, और जो है जो बहुत लो रूम, स्मॉल एंड लो रूम होता था, मतलब बहुत छोटी जगह होती थी रहने के लिए, कोई भी उसमें बाथरूम नहीं होता था, वाटर की अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी कोई। ठीक, कम मजदूरी एक अच्छे क्वार्टर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती, मतलब एक अच्छे घर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती थी, इसीलिए शोषित श्रमिक वर्ग को घटिया सामग्री का सहारा लेना पड़ा। घटिया सामग्री मतलब वो लोग जो बनाते हैं वो बांस के टुकड़े से, या मतलब हाँ, खर वगैरह से बनाते हैं, घास वगैरह से बनाते हैं घर, ठीक, या प्लास्टिक वगैरह से बनाते हैं, बहुत खराब चीज़ों से बनाते हैं, वो कभी भी उड़ सकता है वो। ठीक, तो घटिया सामग्री का सहारा लेना पड़ा, जिसमें छोटे और कम कमरे, स्नान घर नहीं थे, ठीक, और पानी का एक दुर्लभ स्रोत था, पानी भी सही तरीके से अवेलेबल नहीं होता है, और स्नान घर वगैरह तो होते ही नहीं है, या बाथरूम वगैरह नहीं होता। ए आर देसाई ने कैसे डिफाइन किया है?
AR देसाई एंड S देवदास पिल्लई ने कैसे डिफाइन किया है स्लम को इन देयर वर्क स्लम एंड अर्बनाइजेशन। तो स्लम एंड अर्बनाइजेशन ये इन्हीं का वर्क है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्लम एंड अर्बनाइजेशन ये किसका वर्क है। डिस्कस द स्टेट एंड फीचर that it has adopted that directly affect the pattern of urbanization and the type of living dictated by the country। तो ये डिस्कस करते हैं कि स्टेट एंड फीचर दैट इज हैज टू अडॉप्टेड डायरेक्टली अफेक्ट द पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक, तो जो भी फीचर स्टेट के जरिए अडॉप्ट किए गए उसकी वजह से अर्बनाइजेशन का पैटर्न जो है वो अफेक्ट हुआ, और जिसकी वजह से जो है ये एंड द टाइप ऑफ लिविंग डिक्टेटेड बाय द कंट्री। तो AR देसाई और देवदास पिल्लई कैसे डिफाइन करते हैं, इन्होंने अपने काम स्लम एंड अर्बनाइजेशन में राज्य और उनकी विशेषताओं पर चर्चा की। तो इन्होंने कहा कि स्टेट का फीचर ही कुछ ऐसा था जिसने अर्बन एरियाज को इफेक्ट किया और जिसकी वजह से स्लम का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, उन्हें विशेषताओं पर चर्चा की है जिन्हें इसने अपनाया, जो शहरीकरण के पैटर्न और देश द्वारा तय किए गए जीवन के प्रकार को सीधे प्रभावित करते हैं, और इसीलिए जो है मलिन बस्तियां डेवलप हुई। 3 मेजर टाइप ऑफ स्लम। मलिन बस्तियों के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो द फर्स्ट टाइप इन द ओरिजिनल स्लम is the original slum, and this consists of an area which from the very beginning an unsuitable living condition beyond recovery and are needed to be raised। ठीक, पहला प्रकार मूल स्लम है और इसमें एक ऐसा क्षेत्र शामिल है जिसमें शुरुआत से ही रहने की उपयुक्त स्थितियां हैं और अनुपयुक्त स्थितियां हैं और जिन्हें नष्ट करने की आवश्यकता है। तो ऐसे पहला टाइप क्या है, एक ओरिजिनल स्लम है जो पहले से डेवलप हुए थे, एक मूल मलिन बस्तियां हैं जो पहले से जो है थे, जिनमें ऐसी कंडीशन थी, अनसुटेबल कंडीशन थी, ठीक, और जिसको खत्म किया जाना जरूरी है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन थी, ऐसी जगहें थी जहाँ पे अनुपयुक्त स्थितियां थी, वहाँ रहने के लायक नहीं था, उसको नष्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक टाइप ये हो गया कि जो पहले से थी, बाद में डेवलपिंग हुई, पहले से। सेकंड टाइप क्या है, कंसिस्ट ऑफ द डिपार्चर ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एंड सब्सिक्वेंट डिटेरियोरेशन ऑफ द एरिया। तो जो मिडिल फैमिली जो है एक एरिया से दूसरे एरिया गई। दूसरे प्रकार में मध्यम वर्ग के परिवारों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रस्थान और बाद में क्षेत्र का ह्रास होता है। ठीक, तो जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो एक अच्छी कंडीशन वाले घर खरीद सके, तो वहाँ पे वो लोग ऐसी जगहों पे रहने के लिए मजबूर होते हैं, मलिन बस्तियों में या स्लम्स वगैरह। ठीक, जैसे दलई वगैरह में आप देखेंगे जो लोग जाते हैं यूपी बिहार से, वो कहाँ पे रहते हैं, स्लम वगैरह में ही रहते हैं, मलिन बस्तियों में ही रहते हैं। तो ये दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है, थर्ड टाइप occurs when a main business district becomes blighted, social and physical deterioration follows rapidly। तीसरा प्रकार तब होता है जब एक मुख्य व्यवसायिक जिला अभिशप्त होता है, सामाजिक और शारीरिक गिरावट तेजी से पीछा करती है। जब मतलब वो जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है यानी कि व्यवसायिक जिला है वो खत्म होने लगे, वो टूटने लगे, तब वहाँ पे स्लम का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि फिर इनकम कम हो जाएगी, पैसे कम होने लगेंगे, तो इसकी वजह से स्लम का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो ये तीसरा टाइप है। This type of slum result in accommodation for the destitute home of prostitution। तो इस टाइप का जो है स्लम कैसे डेवलप होता है, प्रोस्टिट्यूशन होम के जरिए, बेगर्स के जरिए, होमलेस मैन के जरिए, हैबिचुअल क्रिमिनल्स के जरिए, क्रोनिक अल्कोहलिक एक्सेट्रा के जरिए। इस प्रकार की मलिन बस्तियों के परिणाम स्वरूप निराश्रित वैश्यकृत के घर, भिखारी, बेघर पुरुष, आदतन अपराधी, पुराने शराबियों आदि के लिए आवास बन जाते हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो, और वहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे बेगर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक, क्योंकि जहाँ पे पैसा होगा वहीं पे ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक, या क्रिमिनल्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ पे स्लम्स का डेवलपमेंट होता ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।
2 दिन और लगेगा इस यूनिट में, उसके बाद हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।